तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मेडिसिन रिफाइनर जिसके पास जेसन चैंग पिल बनवाने के लिए आता है, उसे रात के वक्त वो पिल बनाने का ऑर्डर देकर जाते हैं और सुबह के वक्त उसकी लाश उसके रूम से मिलती है। इस एपिसोड की शुरुआत में स्वर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा शुंजी बैठा होता है। तो हमारा शुंजी और प्रिंसेस जिया वहाँ पर आराम से बैठे होते हैं कि उसी वक्त उसके डिसाइपल्स भागते हुए वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं स्वर्ड मास्टर बहुत ही बुरा हुआ है, आज रात फिर से यहाँ पर किन फैमिली का एक मेंबर मरा है, वो एक मेडिसिन रिफाइनर था, अपने रूम में उसकी डेड बॉडी मिली है। लगता है कि फिर से उस शैडो किलर का ही काम है, उस शैडो किलर ने एक और बंदे को मार दिया है। लेकिन इस बार जो विक्टिम है यानी इस बार जो मास्टर मरा है वो एक हिमालय स्पिरिट राम का मास्टर था, यानी कि इसका मतलब यह है कि इतनी आसानी के साथ से मारा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी उस शैडो किलर ने उसे बड़ी आसानी से मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने इस बॉडी के बारे में कुछ और भी सुना है। ये सभी लोग अभी जहाँ पर बता ही नहीं होते हैं कि उसी वक्त कैप्टन भी वहाँ पर पहुंच जाता है, यानी कैप्टन लूजिंग वहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ आता है और कहता है स्वर्ड मास्टर लूजुन कहाँ पर है। वहाँ पर आने के बाद अपना बैज उसे दिखाते हुए कहता है स्वर्ड मास्टर लूजुन मैं यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए आया हूँ, आपको चुपचाप मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मास्टर किन ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, इसी वजह से मैं आपको कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर स्वर्ड मास्टर यानी कि हमारे पवेलियन लॉर्ड और हेड मास्टर सभी लोग वहीं पर मौजूद होंगे, वहीं पर आपकी हियरिंग होगी। शुंजी चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में मेन हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर पवेलियन लॉर्ड कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और जुन वूजुन भी उसके साथ ही खड़ा होता है। तो सारे के सारे स्वर्ड मास्टर भी वहीं पर होते हैं, बहुत सारे एल्डर्स भी वहाँ पर होते हैं। वो सभी सोच रहे होते हैं लगता है कि इस बार स्वर्ड मास्टर लूजुन इस हिसाब से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि मास्टर किन के पास इस बार बड़े पुख्ता सबूत हैं। वो सभी लोग यहाँ पर पूरे एविडेंस लेकर आए हैं। हमारा शुंजी वहाँ पर आने के बाद उन सभी को कहता है तो मैं आप सभी को ग्रीट करता हूँ, पवेलियन लॉर्ड उनके साथ कोर्ट मास्टर सभी लोग। तो लूजिंग उनसे कहता है मैं स्वर्ड मास्टर लूजुन को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। फैन वूजुन उनसे कहता है तो फिर ठीक है यहाँ पर कार्रवाई को शुरू किया जाए। लूजुन से कहते हैं लूजुन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? तुम्हारा शुंजी से कहता है नहीं मुझे यहाँ पर किस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। मास्टर किन उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर उसे कहते हैं अब जबकि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर हमारे पास बहुत ही पावरफुल सबूत है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो कि तुमने क्या गलत किया है। हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है, तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली जो किन फैमिली और चैंग फैमिली से थे। तो तुमने यहाँ पर हमारे एल्डर्स को भी मारना शुरू कर दिया और तुमने सारे का सारा इल्जाम शैडो किलर के ऊपर लगा दिया। तुमने जहाँ पर शैडो किलर का नाम लिया तो उसके बाद से सभी लोगों को यहाँ पर एक डर मचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे वेंचर पवेलियन को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन तुमने जहाँ पर ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ तुमने किया और शैडो किलर तुम ही हो। शुंजी से कहता है मास्टर किन आप यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं शैडो किलर हूँ, तो क्या आपके पास इस बात का कुछ सबूत है? क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं शैडो किलर हूँ? मास्टर किन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के इस बात तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। हाँ हमारे पास इस बात का सबूत है, हमारे पास बहुत ही पक्का सबूत है, जरा सब्र करो। साथ ही वो कहते हैं जाओ जाकर एल्डर मीजुन की बॉडी को यहाँ पर लेकर आओ। तो वो लोग एल्डर मीजुन की बॉडी को वहाँ पर लेकर आते हैं। तो एल्डर मीजुन की बॉडी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डार्क ओरा निकल रहा होता है। तो सभी लोग कहते हैं तुझे हमारा एक एल्डर है जो कि लास्ट नाइट यहाँ पर मरा है, इसकी डेथ तो बहुत ज्यादा बुरी है। वो बंदा तो वाकई में एक सोशियोपैथ है जिसने यहाँ पर इसको मारा है। शैडो किलर बहुत ज्यादा हार्टलेस है, यहाँ पर किसी को भी बहुत ही बुरी तरह से और बेदर्दी से मारता है। हमारा शुंजी भी वहाँ पर उसकी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी के अंदर से जो स्वर्ड ओरा निकल रहा है वो ब्लैक स्वर्ड ओरा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर किन कहते हैं लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ग्रैंड मास्टर ये डिसाइपल हमारा एक एलीट डिसाइपल था और रात के वक्त इसके ऊपर अटैक हुआ कि जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लगता है कि जिसने इसको मारा है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल था और इसने इसको बड़ी आसानी से मार दिया। जब हमने इसकी बॉडी को चेक किया तो इसकी बॉडी के अंदर से डार्क ओरा निकल रहा था। इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे ने इसको मारा है जो कि डार्क ओरा यूजर है। इसकी बॉडी के अंदर जो डार्क ओरा है वो उसी किलर का हो सकता है। साथ ही मास्टर किन कहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि हम लोग स्वर्ड मास्टर लूजुन के ऊपर इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके पास भी एक ऐसी तलवार है जो कि डार्क ओरा रिलीज करती है। लगता है कि ये सब कुछ इसने अपनी तलवार के साथ किया है। इसके पास जो पिच ब्लैक स्वॉर्ड है उसी के साथ इसने इस बंदे को मारा है। हमने पहले डेड बॉडीज के अंदर से भी डार्क ओरा को महसूस किया था तो उस वक्त भी हमें स्वर्ड मास्टर लूजुन के ऊपर ही शक था, लेकिन उस वक्त हमें ये बात कंफर्म नहीं थी। लेकिन आज के मर्डर के बाद इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क ओरा निकल रहा है जिसकी वजह से अब हमें ये बात बहुत ज्यादा कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि सभी लोग भी यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये सब कुछ तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। स्वर्ड मास्टर लूजुन के पास एक ब्लैक स्वॉर्ड है जिसके अंदर से डार्क ओरा निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये शैडो किलर है और इन्हीं ने सभी एल्डर्स और सभी स्टूडेंट्स की जान ली है। कंपटीशन के दौरान हम सभी लोगों ने इसके डार्क ओरा को निकलते हुए महसूस किया था। मिस्टर किंग जियान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आप सभी लोग सिर्फ इस बेस के ऊपर स्वर्ड मास्टर लूजुन के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं क्योंकि हमारे वेंजियान पवेलियन में बहुत सारी तलवारें हैं, इतनी सारी तलवारें हैं कि वो सभी की सभी डार्क ओरा को रिलीज करती हैं। कुछ बात तो अच्छी तरह से पता है कि स्वर्ड मास्टर लूजुन इस वक्त जो कल्टीवेट कर रहे हैं वो लाइट ओरा है, ठीक है। वो यहाँ पर होली लाइट ओरा को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसी वजह से तो हमारी वेंजियन पवेलियन को भी ज्वाइन किया है। लोगों में से किसी ने भी कभी इसे डार्क ओरा को यूज करते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ पर इस बात को मानकर हमारे स्वर्ड मास्टर लूजुन के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए कि वो शैडो किलर है। तो चैंग उसे कहते हैं एल्डर किंग जियान अगर मैं तुम्हें याद
दिलाऊं तू। 3 साल पहले जिस शैडो किलर ने ये सब कुछ किया था, जिसने यहाँ पर कत्ल किए थे, उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। उसका मतलब यह है कि जहाँ पर किसी नौसिखिए ने ये सब कुछ किया, जिसने जहाँ पर इन डेड बॉडीज के अंदर पीछे सबूत भी छोड़ दिए हैं। तो मतलब यह है कि कोई तो है जो कि शैडो किलर की कॉपी कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि स्वॉर्ड मास्टर लू जुन जहाँ पर उसकी कॉपी कर रहा है, लेकिन ये जहाँ पर सबूतों को नहीं मिटा पाया। वैसे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस तरह के एल्डर को इतनी प्रोफिशिएंसी के साथ मार सके। तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसने आउटर गेट के एल्डर्स को कितनी आसानी के साथ मार दिया था, और सिर्फ तलवार के एक ही अटैक के साथ। हम सभी में सबसे ज्यादा बेहतर तलवारबाज तो यही है। जहाँ पर जब बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक और बात ऐड कर देता हूँ। इस लड़के का किन फैमिली और चेंग फैमिली के साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे किन फैमिली और चेंग फैमिली से थे। लोग तो यहाँ पर इसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि इसी ने यहाँ पर हमारी फैमिली के मेंबर्स को मारा है और यही वो शैडो किलर है। मास्टर किंग जियान से कहते हैं, तो किंग जियान क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस क्रिमिनल को डिफेंड करना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर इसको डिफेंड करोगे तो इसका मतलब ये होगा या तो तुम भी इसके साथी हो या फिर तुम इसके साथ किसी न किसी तरह से मिले हुए हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम इस लड़के को यहाँ पर यूज करते हुए वैनचियान पवेलियन में खलबली मचाना चाहते हो ताकि तुम नए हमारे पवेलियन लॉर्ड बन सको। मास्टर किंग जियान उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर जो क्या बकवास किए जा रहे हो, चुप हो जाओ। जुनजी भी वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताता हूँ। वो अपने पास से उस डार्क स्वॉर्ड को निकालता और कहता है, चलो ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक स्वॉर्ड है जिसके अंदर से डार्क ओरा निकलता है। वो उस डार्क ओरा को रिलीज करने के बाद उन्हें दिखाता है और कहता है, गौर से देखो, मेरी तलवार के अंदर से जो डार्क ओरा निकल रहा है वो डार्क ओरा, डेड बॉडी के अंदर जो डार्क ओरा निकल रहा है वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं है। लोग मेरे ऊपर इस बेस के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? फैन वूजन उसकी तरफ देखता है और कहता है, इस लड़के की बात में काफी ज्यादा दम है। माना जुनजी उन लोगों से कहता है, मैंने यहाँ पर किसी की भी जान नहीं ली, तो मैं यहाँ पर किसी भी क्राइम को कन्फेस नहीं करने वाला कि मैंने किसी की जान ली और मैंने कोई क्राइम किया है। लेकिन इन सारी डेड बॉडीज के ऊपर जो जख्म है, उन सभी इंजरीज को देखने के बाद मुझे इतना आइडिया तो है कि यहाँ पर किसने किया होगा। मास्टर किन और मास्टर चैंग दोनों इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। तो महाराज जुनजी कोड मास्टर से कहता है, कोड मास्टर, मैं यहाँ पर आपसे 3 दिन का टाइम चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 3 दिन का टाइम दे। 3 दिन के बाद मैं किलर को आपके सामने लेकर आऊंगा। कोड मास्टर उसे 3 दिन का टाइम दे देते हैं। तो महाराज जुनजी वहाँ से वापस आने के बाद अपने रूम में जा रहा होता है। तो बाकी के सारे स्वॉर्ड मास्टरों से कहते हैं, जुनजी ये कोई आम सा मसला तो नहीं है, तुम 3 दिन में क्या कर पाओगे? क्या तुम उस शैडो किलर को पकड़ पाओगे? जुनजी उनसे कहता है, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। वो उनसे कहता है, मैं मेडिटेट करने के लिए अगले 3 दिन के लिए अपने रूम में जाने वाला हूँ, अकेला बैठकर कल्टीवेट करूंगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। तभी बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर तुम शैडो किलर को नहीं पकड़ पाए तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अपने कमरे में बंद रहकर तुम शैडो किलर को कैसे पकड़ पाओगे? एक सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद यानी तीसरे दिन की जो रात होती है उस वक्त का सीन दिखाते हैं। सन चैंग अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। यंग मास्टर की और यंग मास्टर किन के साथ बैठा खा पी रहा होता है। लोग वहाँ पर बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं, जिसकी वजह से जेसन चैंग और यंग मास्टर की और यंग मास्टर किन तीनों ही बहुत ज्यादा टल्ली हो जाते हैं। लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि 3 दिन पूरे गुजर चुके हैं और स्वॉर्ड मास्टर लू जुन यहाँ पर अपने रूम से ही बाहर नहीं निकला। वो कल्टीवेट करने के लिए रूम में बैठा हुआ है और अभी तक उसने शैडो किलर को नहीं पकड़ा है कि अब स्वॉर्ड मास्टर लू जुन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। यंग मास्टर किन उनसे कहता है, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने जितना उसके बारे में सुना है वो बहुत ज्यादा डिवियस है। अंदर बैठकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा होगा। जेसन उन लोगों से कहता है, जरा रिलैक्स करो, तुम सभी लोगों को एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 3 साल से कोई भी उस शैडो किलर को नहीं पकड़ पाया। 3 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद लॉर्ड और यहाँ तक कोड मास्टर सभी लोग यहाँ पर मिलकर भी उस शैडो किलर को नहीं पकड़ पाए थे। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 3 दिन में स्वॉर्ड मास्टर लू जुन शैडो किलर को पकड़ पाएगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 दिन तो गुजर भी चुके हैं, क्योंकि आज रात गुजरने के बाद 3 दिन की लिमिट पूरी हो जाएगी। मास्टर किन से कहता है, ब्रदर चैंग तुमने बिल्कुल ठीक कहा, स्वॉर्ड मास्टर लू जुन यहाँ पर शैडो किलर है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बलि का बकरा तो वही बनने वाला है। यहाँ पर अगर किसी गर्दन कटेगी तो उसी की कटेगी। और साथ ही वो लोग अपने अपने ग्लास उठाते हैं, फिर से चीयर करते हैं और वहाँ पर फिर से पी जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पीने के बाद जब वो टल्ली हो जाती है तो जेसन चैंग और यंग मास्टर किन दोनों ही वहाँ से वापस की तरफ आ रहे होते हैं। जेसन चैंग यहाँ पर बैकी बैकी बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है, किनजू मुझे तो लगा था कि तुम मेरे राइट हैंड मैन बनने वाले हो, तुम कहाँ पर? वो उसे कहता है, यंग मास्टर मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छा तरीका बताया था उस पिल के बारे में, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो बेचारा एल्डर ही मारा गया। उस एल्डर को शैडो किलर ने मार दिया, वरना वो पिल तुम्हें मिल जाती और उस पिल को खाने के बाद तुम मजे कर सकते थे। ये दोनों जब चलते हुए जा रहे होते हैं तो वहीं पर ये लोग लू किंगजान के क्वार्टर के सामने से गुजरते हैं। चैंग लात टपकाते हुए कहता है, जरा देखो तो हम लोग कहाँ पर पहुंच जाए, हम लोग तो अपनी सीनियर सिस्टर के रूम के बाहर से गुजर रहे हैं। मास्टर किनो से कहता है, यंग मास्टर जेसन क्यों तुम यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हो, क्यों ना हम लोग आज रात ही जाकर वहाँ पर मजे करते हैं? वो उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, चलो भी यहाँ पर आज मेरा मूड भी है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और ये दोनों ही जल्दी से उस रूम की तरफ चले जाते हैं। जेसन चैंग दरवाजे को किक मारता और अंदर आ जाता है। लू किंगजान वहाँ पर आराम से सो रही होती है, वो उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेसन चैंग उसे कहता है, लू किंगजान मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। बेचारी उठकर भागने लगती है तो यंग मास्टर किन जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसके बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम कहाँ पर
पर भागकर जा रही हो, तुम यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यंग मास्टर किन ने उसके दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ पकड़ रखा होता है, जबकि जेसन चैंग सामने वाली साइड पर होता है। वो उसे कहता है बस भी करो, रेजिस्ट करना बंद करो, अपने सीनियर ब्रदर को यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा नहीं करने दोगी। जैसे वो वहाँ पर उसके कपड़े फाड़ना स्टार्ट करता है, उसी वक्त यंग मास्टर किन की गर्दन कट जाती है और वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है और वहाँ से काफी सारा डाकोरा निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। जेसन चैंग बहुत सा घबरा जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, सामने की तरफ देखता है। मिस्टर लू किंगजान वहाँ पर अपना कंट्रोल खो देती है और अपनी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। तो असल में यही वो शैडो किलर है। यहाँ पर जितने भी लोगों की मौत हुई है सभी लोगों को इसी ने मारा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 161 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जेसन चैंग भी यहाँ पर मरने वाला है। हमारा जुंजी इस बात को साबित कर पाएगा कि उसने शैडो किलर को पकड़ लिया, लू किंगजान ही शैडो किलर है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 162 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेसन चैंग किंग जियो के साथ लू किंगजान के रूम में जाता है। वो लोग वहां पर जाकर मजे करने के लिए गए होते हैं और उन दोनों ने वहां पर लू किंगजान को पकड़ भी लिया होता है। लेकिन लू किंगजान के अंदर जो शैडो किलर होता है वो जाग जाता है, वहां पर सबसे पहले किंग जियो को मार देती है। तो किंग जियो को मारने के बाद जेसन चैंग बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन इस वक्त लू किंगजान की बॉडी के अंदर से बहुत ही ब्लैक हो निकल रहा होता है। वो एक शैडो किलर बन चुकी है और वो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जेसन चैंग उसे कहता है लो किंगजान प्लीज ऐसा मत करो, मेरे फादर ने तो तुम्हारी सारी की सारी डार्क एनर्जी को सप्रेस कर दिया था, फिर अचानक से तुम्हारी बॉडी के अंदर से ये डार्क एनर्जी कहाँ से निकल आई है, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लो किंगजान उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो चिल्लाकर कहता है प्लीज मेरी कोई मदद करो, जहाँ पर कातिल है। वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी मदद करो। उस वक्त उसके फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। उनके पास उनकी तलवार भी होती है। वो अपने बेटे से कहते हैं बेवकूफ बच्चे कहेंगे, ये देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने इसकी सोई हुई पावर्स को दोबारा से जगा दिया है, तुमने इसे फिर से शैडो किलर बना दिया है। उसे कहता है फादर इस सबको छोड़ो, प्लीज मुझे बचाओ यहाँ पर। उसके फादर अपने पास से बेल्स निकालते हैं। यही वो बेल है जिनकी मदद से ये इसको कंट्रोल करते हैं। वो बेल को वहाँ पर बजाना शुरू करते हैं और कहते हैं बस उम्मीद करो कि मैं अपनी बेल की मदद से इसको यहाँ पर आसानी से कंट्रोल कर सकूं, वरना काफी मुश्किल हो जाएगी। तो जब वो बेल बजाते हैं तो लू किंगजान के ऊपर उसका असर होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है। उसकी तलवार गिर जाती है और वहीं पर बैठकर अपना सर पकड़कर चलाना शुरू कर देती है। तो जेसन चैंग के फादर कहते हैं इस लड़की ने अपने आप से डार्क पावर्स को यहाँ पर स्विच कर लिया और इनको एक्टिवेट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की की पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसी वजह से इन बेल्स की सप्रेशन की पावर इसके ऊपर कंट्रोल इसका कम होता जा रहा है। लगता नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक इन बेल्स की मदद से इस लड़की को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही किंगजान फिर से वहाँ पर शैडो किलर बनकर उन्हें कहती है अपनी बकवास बंद करो और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर चैंग कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा हुआ, इस लड़की ने फिर से स्पेल को तोड़ दिया, अब यहाँ पर क्या होगा। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जेसन के फादर के ऊपर भी अटैक कर देती है। जब वो जेसन के फादर के ऊपर अटैक करती है तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम में एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारते हैं। इसकी वजह से लू किंगजान काफी जख्मी होकर पीछे की दीवार के जाकर पटकती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जेसन चैंग के फादर क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो आसानी के साथ लू किंगजान को हरा सकते थे। मास्टर चैंग कहते हैं अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि और कितनी देर तक हम लोग इन सिल्वर बेल्स की मदद से इस लड़की को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जेसन कहता है तो फादर मुझे बताएं कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हमें आगे और क्या करना होगा। किंगजू तो यहाँ पर मर चुका है, अब हम लोग किंगजू की मौत को यहाँ पर कैसे छुपाएंगे। अगर एल्डर किन को पता चल गया तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फादर से कहते हैं मास्टर किन को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि ये तुम्हारी वजह से यहाँ पर मारा गया है। यहाँ पर इस बात को इस तरह दिखाया जाएगा ये लड़का रात के वक्त लू किंगजान के रूम के अंदर आया था और यहाँ पर शैडो किलर ने इसको मार दिया लू किंगजान को बचाने के लिए। और हम दोनों के यहाँ पर होने के सारे सबूतों को मिटा दो, किसी को पता न चले कि हम दोनों भी यहाँ पर थे, कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी प्लान बनाया हुआ वो सारे का सारा फ्लॉप होगा अगर यहाँ पर हमारे बारे में किसी को कोई सबूत मिल गए। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाया जाता है। 3 दिन पूरे हो चुके हैं, सुबह के वक्त जुंजी बाहर निकलने वाला है, उससे पहले वहाँ पर उसके डिसाइपल बाहर बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने सुना रात किंगजू की मौत हो गई। किंगजू जो कि मास्टर किन का बेटा है, किंगजान के रूम में उसकी मौत हुई है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है। इसका मतलब यह है कि शैडो किलर ने उसको मारा है। लेकिन हमारे स्वर्ण मास्टर लूजन तो इस वक्त अपने रूम में कल्टीवेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो शैडो किलर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमें तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे स्वर्ण मास्टर लूजन के ऊपर लगे हुए इल्जाम अब साफ हो जाएंगे। तो हमारा जुंजी थोड़ी देर के बाद रूम से बाहर निकलता है। वो उन सभी से कहता है तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। वो सभी लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी लग रहे हो, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो सभी लोगों से सारी बात बताते हैं कि कल रात शैडो किलर ने यहाँ पर फिर से किसी की जान ली है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ अलग हुआ है, इस बार जो मर्डर हुआ है वो काफी ज्यादा अलग हुआ है। पर यंग मास्टर किन की मौत हुई है और यंग मास्टर किंजू लू किंगजान के रूम के अंदर मरा पड़ा मिला है। इसमें लगता है कि वो रात के वक्त उसके रूम के अंदर घुस गया होगा उसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से, और वहाँ पर शैडो किलर ने वहाँ पर उसको मार दिया। लगता है कि उसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है। सभी लोग तो यहाँ पर शैडो किलर की तारीफें कर रहे हैं और हमें इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि अब आपके ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सारे के सारे इल्जाम हट जाएंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पर अपने
रूम में थे, आप तो रूम से निकले ही नहीं, तो फिर आप शैडो किलर नहीं हो सकते। तो जुनजी उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर कोर्ट में जाकर देखते हैं। साथ ही उनसे कहता है जाओ जाकर सभी लोगों को बता दो कि मुझे पता है कि असली कातिल कौन है, मैं उस कातिल को पकड़ भी सकता हूँ। मैंने जुनजी के डिसाइपल उसे कहते हैं मास्टर क्या आपने वाकई में उस मिस्ट्री किलर के बारे में जान लिया है, क्या आपको पता चल गया है कि वो शैडो किलर कौन है जिसने 3 साल पहले जहाँ पर कत्ल किए थे। ये कहता हाँ मुझे पता चल गया है, सभी लोगों को कोर्ट में इकट्ठा होने का कहो। इस दिन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है, कोर्ट में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर लू किंग जॉन को पहले से पकड़कर लाया गया होता है। किंग जॉन को पकड़कर वहाँ पर उसके सामने कैप्टन लूजिंग खड़ा होता है। तो लूजिंग वहाँ पर अपने हाथ में चाबुक लेकर खड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर पता कैसे नहीं है कि वहाँ पर तुम्हारे रूम में किंजू की मौत कैसे हुई है। सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमें तो नहीं लगता कि इस लड़की ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यही वो साइकोपैथ वही किलर है, शैडो किलर है। लेकिन ये लड़की शैडो किलर कैसे हो सकती है, इसकी पावर लेवल तो काफी ज्यादा कम है और इसके पास से तो कोई भी डाकुरा नहीं निकल रहा। तो ये यहाँ पर शैडो किलर कैसे हो सकती है, ये इतने पावरफुल लोगों को कैसे मार सकती है। लगता है कि यहाँ पर कोई गलती हुई है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चलने वाला है। सिंह के हाथ में उसका चाबुक होता है, वो उसे कहता है लू किंग जॉन चलो जल्दी से मुझे बताओ कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, तुम्हें ये बताओ कि वो शैडो किलर कौन है, तुमने तो उसे देखा ही होगा। तो लू किंग जॉन उनसे कहती है मुझे जो भी पता था वो मैं सब कुछ तुम लोगों को पहले से बता चुकी हूँ। लू जिंग उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। पता है ना कि जहाँ पर भी शैडो किलर आता है वो कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो उन सभी की जान ले लेता है। कभी उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, तो फिर तुम्हें उसने जिंदा कैसे छोड़ दिया। मुझे ये बताओ या तो तुम उसके साथ मिली हुई हो या फिर तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। तो वो साथ ही हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, बार बार अपने चाबुक के साथ उसको मार रहा होता है। मास्टर किन भी चलाकर उससे कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़की भी उसके साथ मिली हुई है, इस लड़की ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है, इस लड़की को बिल्कुल भी मत छोड़ना। बाकी के सभी लोग भी बातें कर रहे होते हैं ये सब कुछ उस लड़की के रूम के अंदर हुआ है। अगर इस लड़की के रूम के अंदर ये सब कुछ हुआ है, किंजू की वहाँ पर मौत हुई है, तो इसने शैडो किलर को लाजमी देखा होगा। ये लड़की यहाँ पर शैडो किलर की आइडेंटिटी के बारे में बता क्यों नहीं रही कि शैडो किलर कौन है, क्योंकि जेसन और उसके फादर दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा घबराए हुए खड़े होते हैं। वो लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि इस लड़की को कुछ भी याद ना हो, क्योंकि अगर इसे कुछ याद आ गया तो ये भी बता देगी कि मैं और मेरे फादर भी वहाँ पर मौजूद थे। लूजिंग फिर से अपनी विप को ऊपर उठाता है और उसे मारने लगता है। जब वो उसे मारने लगता है उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर आ जाता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ब्रदर लूजिंग प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसको मारने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी के साथ इसके मुंह से गलवा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर ट्राई करके देखने दो। मैं यहाँ पर इस लड़की से पूछता हूँ। तो वो भी उसे कहती है स्वॉर्ड मास्टर लूजो प्लीज मेरी मदद करें, मैंने किसी को भी नहीं मारा और मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, आपको तो मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए। जुंजी आगे बढ़ता जाकर उसे उठाता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हमारा जुंजी जब उसे टच करता है तो उसे उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी डार्क एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है इसकी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी महसूस हो रही है जो कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही डीपली प्रेस करके छुपाई गई है। लास्ट टाइम मैं इसकी बॉडी के अंदर से डार्क ऑरा को महसूस नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम मैंने इस पिलर के ऊपर एनर्जी के साथ वर्ड लफ्ज लिखा था, जिसके बाद इसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था। उस वक्त इसने मेरी डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर पता लगा सकता हूँ कि यही शैडो किलर है। जुंजी कहता है मुझे यहाँ पर इसको याद करने में यहाँ पर मदद करना होगी। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते उसकी बॉडी के अंदर डालता है ताकि उसे कुछ याद आ सके। जुंजी उसे कहता है मेरे पर भरोसा करो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। मुझे ये बताओ, शांत होकर ये बताओ, तुम सोचो रात के वक्त क्या हुआ था, ये बताओ कि वहाँ पर असल में क्या हुआ था, क्या तुम्हें वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में पता है। अगर तुम एक छोटी सी बात भी बता पाओ हमें उससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब ये बताओ कि वहाँ पर लूजिंग के साथ और कौन था। किंग जॉन उसे वहाँ पर बताना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है लास्ट नाइट जब मैं सो रही थी उसी वक्त मुझे दरवाजे के टूटने की आवाज आई, कोई मेरे दरवाजे से अंदर आया और उसके बाद जब मुझे शोर की आवाज आई तो मैं उठकर बैठ गई। मैंने सामने की तरफ देखा, वहाँ पर 2 लोग थे। तो दोनों लोग वहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते थे, एक ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा मेरे नीचे की तरफ था। बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। लूजिंग उसे कहता है तुमने कहा कि वहाँ पर 2 लोग थे, अब मुझे ये बताओ कि दूसरा कौन था। एक तो किंजू था और किंजू के अलावा वहाँ पर दूसरा कौन हो सकता है। मास्टर किन गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम कमीनी कहीं की, लगता है कि तुम मेरे बेटे के साथ फ्लर्ट कर रही थी, अब तुम उसे वहाँ पर केले को फंसाना चाहती हो और साथ में बता रही हो कि एक और भी था। तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हारे रूम में 2 लोग क्या कर रहे थे। लूजिंग मास्टर किन को खींचते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हटा लेता है, जबकि हमारा जुंजी अभी भी उससे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो उसे बताता है कि मुझे ये बताओ कि वो 2 लोग कौन थे, ये बताओ कि उन दोनों लोगों के चेहरे तुम्हें याद है या उन लोगों की कोई बातें तुम्हें याद है कि वो तुम्हारे साथ क्या बात कर रहे थे। वो किंग जॉन उसे कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस वक्त मेरे रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था, मुझे उस वक्त का कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। साथ ही वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेती है और चलाकर उसे कहती है मुझे बहुत सा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि रात के वक्त उस वक्त मैंने एक बेल की आवाज सुनी थी और उसके अलावा मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। जब वो बेल की आवाज आई उसके बाद मैंने अपने सर को पकड़ा, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ था। लूजिंग उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि वहाँ पर तुम किस बेल की बात कर रही हो, क्या तुम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकती हो कि वो बेल कैसी थी, बेल की आवाज कैसी थी। तो लू किंग जॉन उसे कहती है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता उस बेल की आवाज कैसी थी। वो फिर से अपना हंटर उठाता है और उसे मारने लगता है और कहता है
है, मुझे जवाब दो, उस बेल की आवाज कैसी थी। शुनजी से कहता है बस बहुत हो गया, दोबारा इसके ऊपर अटैक मत करना। वो से कहता है स्वॉर्ड मास्टर लू जुन, अब आप इस बात का क्या मतलब है कि मैं दोबारा इसके ऊपर अटैक ना करूं, क्या आपको यहाँ पर पता चल गया है? शुनजी सभी लोगों से कहता है हाँ मुझे पता चल गया है, मैंने यहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर कोर्ट कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। शुनजी उन लोगों से कहता है तो मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वहाँ पर रूम के अंदर 3 लोग थे, एक तो लू किंगजॉन थी, इसके अलावा एक किंगजू था जो कि मार के आया, और उसके अलावा एक तीसरा बंदा भी था, जैसा कि इसने कहा कि 2 लोग आए थे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो दूसरा बंदा कौन था। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे शैडो किलर ने किंजू को मार दिया, किंजू को मारने के बाद दूसरा बंदा कैसे जिंदा बच गया? वो दूसरा बंदा जो भी था किंजू का खास दोस्त हो सकता है, अगर वो उसका खास दोस्त नहीं होता तो वो उसे अपने साथ लेकर गंदा काम करने के लिए किंजान के रूम में कैसे आते हैं? उन दोनों ने आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ही यहाँ पर आए होंगे। लगता है कि किंजू के साथ वहाँ पर जो दूसरा बंदा था वही असली शैडो किलर है, क्योंकि अगर वो असली शैडो किलर नहीं होता तो ये सारी बात छुपाने की क्या जरूरत थी? वो तो उसका दोस्त था, किंजू उसका दोस्त था, वो उसके बारे में ये बात आकर रिपोर्ट करता कि शैडो किलर ने रात के वक्त उसको मार दिया है। अब सभी लोगों को शायद पता होगा कि किंजू का सबसे अच्छा दोस्त कौन है जिसके साथ वो इस तरह के गंदे काम करने के लिए जा सकता है। बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वो तो यहाँ पर इतना कह देता है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जेसन चैंग तो किंजू का बहुत ही अच्छा दोस्त था, दोनों मिलकर इस तरह का गंदा काम कर सकते हैं। जेसन चैंग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि सभी लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 162 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शुनजी इस केस को किस तरह सॉल्व करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनको सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 163 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुनजी इस केस को हल करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, तो वो वहाँ पर इस नतीजे पर पहुंचता है जो के साथ जो के मर चुका है उसके साथ वहाँ पर जो उसका दूसरा दोस्त था या तो वही शैडो किलर है या फिर वो शैडो किलर नहीं हो सकता, क्योंकि लगता तो यही है कि वही शैडो किलर है क्योंकि वो भाग गया है। अगर वो उसका वाकई में दोस्त था तो उसे बाहर आकर ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ये बातें सुनने के बाद तो वहाँ पर बेचारा जेसन चैंग बहुत सा घबरा जाता है, क्योंकि सारी की सारी उंगलियां तो उसी के ऊपर उठ रही होती है। सभी लड़के बातें कर रहे होते हैं कि ये किंजू का बहुत ही खास दोस्त था, इसका मतलब यह है कि रात के वक्त ये भी लू किंगजान के रूम के अंदर मौजूद होगा। शुनजी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों से कहता है तो यहाँ पर बाकी के सारे केसेस के मुकाबले हमें यहाँ पर एक और नई बात पता चली है। पहले के किसी भी केस में यहाँ पर हमें बेल के बारे में नहीं बताया गया कि वहाँ पर किसी स्ट्रेंज बेल की आवाज आई थी। यहाँ पर एक बेल की आवाज आ रही है। यहाँ पर जितना मुझे पता है हम लोग यहाँ पर बेल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेल है जो कि किसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि बेल को बजाने के बाद माइंड को कंट्रोल कर सकती है। बेल को बजाने के बाद जिस भी बंदे के ऊपर उस बेल को बजाया जाता है तो वो सामने वाले बंदे का नौकर बन जाता है, यानी कि जो भी उसे कहा जाता है वो उस ऑर्डर को पूरा करेगा। मुझे लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर जिस बेल की बात की है वहाँ पर जिस बंदे ने उस बेल को बजाया था उसने यहाँ पर किसी न किसी को कंट्रोल किया था। लगता है कि शैडो किलर को कोई कंट्रोल कर रहा है। फैन वुचुन आगे बढ़ता है और उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर सोल ट्रैपिंग बेल की बात कर रहे हो। सोल ट्रैपिंग बेल एक इकलौती बेल है जो कि किसी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन इस तरह की बेल कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी आम इंसान इस बेल को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बेल को यूज करने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारा पावर लेवल एक खास लेवल तक होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर पावर लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिसाइपल के पास इतना पावर लेवल है कि वो इस तरह की बेल को यूज कर सके। तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी वेंचियन पवेलियन के स्वॉर्ड मास्टर उस बेल को यूज कर सकते हैं। हमारा शुनजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। बात का मतलब तो यह है कि लू किंगशान भी बेल को यूज नहीं कर सकती और ना ही मरने वाला किंजू बेल को यूज कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जिस बंदे ने बेल को यूज किया था वो एक स्वॉर्ड मास्टर था। वहाँ पर 2 और लोग नहीं थे बल्कि वहाँ पर टोटल 3 और लोग थे। तो किंजू मार गया, उसके अलावा एक स्वॉर्ड मास्टर था जिसने बेल को यूज किया और एक वहाँ पर एक और बंदा था। अभी सुनने वाले कहते हैं हमें तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, ये सारी की सारी बातें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होती जा रही हैं। यहाँ पर एक और बंदा निकल आया जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर है और जिसने बेल बजाकर शैडो किलर को वहाँ पर कंट्रोल किया। शैडो किलर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि शैडो किलर कौन है। हमारा शुनजी सभी लड़कों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर शैडो किलर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैडो किलर की आइडेंटिटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि उस बंदे की आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है जो शैडो किलर को यूज कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शैडो किलर से ये सारे काम करवाए जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि असली खतरनाक बंदा वो है जो इसको कंट्रोल करता है। फैन वो जो से कहते हैं लड़के तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि शैडो किलर को कंट्रोल करता है और उससे ये सारा कुछ करवा रहा है। जी कहता हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। 3 साल पहले जहाँ पर शैडो किलर आया था उसने बहुत सारे लोगों की जान ली, फिर अचानक से वो गायब हो गया। मुझे लगता है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से वो अचानक से यहाँ पर गायब हो गया और किसी को भी वो पकड़ा ही नहीं दिया। मुझे लगता है कि लास्ट नाइट ये सब कुछ गलती से हो गया, गलती की वजह से उस मास्टर को वहाँ पर आना पड़ा और बेल को बजा
आकर शैडो किलर को कंट्रोल करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर दांव पर लग चुकी है। हमारा जुंजी कहता है तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इन सभी स्वर्ड मास्टर्स की तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास भी वो सोल ट्रैपिंग बेल निकलेगी सिर्फ और सिर्फ वही बंदा होगा जिसने जहाँ पर ये सब कुछ किया होगा, वही शैडो किलर को कंट्रोल करता है। सन चैंग और उसके फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग सोच रहे थे अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है। सन चैंग के फादर कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर इतना सारा नतीजा कैसे निकाल लिया, इसको सोल ट्रैपिंग बेल के बारे में पता चल गया। अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई इसलिए कई सालों की मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हो सकता है कि पवेलियन से भी निकाल दिया जाए और मेरी कल्टीवेशन को भी अबॉलिश कर दिया जाए। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस बेल को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर सर्चिंग के दौरान मेरे पास से बेल निकल आई तो फिर बहुत ही बुरा होने वाला है। हमारा जुंजी जेसन की तरफ देखता है और उसे कहता है ब्रदर जेसन, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम्हारा तो चेहरे का रंग भी उड़ गया है। कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ बताना चाहते हो, तो बताओ तुम यहाँ पर क्या बताना चाहते हो। जेसन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना। इसी वक्त जेसन के फादर अपने पास से बेल निकालते हैं और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस बेल को अपने हाथ में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी को पता न चल सके कि वो बेल इनके पास थी। वो बेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी वक्त लू किंगजान की बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज हो जाती है, सप्रेशन की सील खत्म हो जाती है और वो डार्क एनर्जी में कवर हो जाती है और वो वहाँ पर एक बीस्ट की तरह शैडो किलर बनकर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इस वक्त कैप्टन लूजिंग आगे बढ़ता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हमारा जुंजी उसे कहता है कैप्टन रुक जाओ, तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक ना करो। कि दो गार्ड उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो लू किंगजान अपनी तलवार को घुमाते हुए डार्क एनर्जी के साथ उनकी गर्दनें काट देती है, उन दोनों को वहीं पर मार देती है। साथ ही वो उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग मेरे सामने कचरा हो, तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सभी को मैं छोड़ दूंगी। बाकी के सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो शैडो किलर है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, ये कातिल तो हम सभी को मार डालेगी, ये तो पागल हो गई है। कैप्टन भी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वाकई में लू किंगजान ही हमारी शैडो किलर है? हमारा जुंजी से कहता है ये तो उस मास्टरमाइंड ने एक डाइवर्जन क्रिएट किया ताकि हमारा ध्यान लू किंगजान की तरफ हो जाए, जबकि वो खुद इस सिचुएशन से निकल सके। इसी वक्त जेसन के फादर अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं लू किंगजान तुम एक गद्दार हो, मैंने इतने साल तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर लगा दिए, मैंने तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया, वो सारी की सारी मेहनत जाया होगी, तुम एक शैडो किलर निकली और तुमने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। मास्टर होने के नाते यहाँ पर तुम्हें सजा मैं दूंगा। लू किंगजान भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है मास्टर मैंने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा अपसेट हो रहे हैं? मैंने तो वही सब कुछ किया है जो आप मुझसे करवाते रहे हैं। साथ ही वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो जेसन के फादर की यहाँ पर पूरी कोशिश है कि वो लू किंगजान को एक ही बार में मार डालें ताकि वो यहाँ पर सबूत ना दे सके, यानी कि वो यहाँ पर गवाही ना दे सके। जेसन के फादर के पास ही वो बेल थी और इसी ने यहाँ पर उसको कंट्रोल किया हुआ था। उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है और फिर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है थैंक चीज आओ, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मारने वाले हो? अब यहाँ पर क्या हो गया? क्या मैं भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन चुकी हूँ? पहले तुम मुझे यूज करते हुए अपने रास्ते की रुकावट को खत्म करते रहे हो। मास्टर चैंग भी चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही हो? मेरा तुम्हारे साथ इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। तुमने यहाँ पर सीक्रेटली डार्क स्वर्ड आर्ट को खुद ही सीखा और इस डार्क स्वर्ड आर्ट को छुपा कर रखा, मुझे पता नहीं चलने दिया और तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान भी ली है। मैंने यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हारी जान नहीं ली तो फिर मैं भी तुम्हारा मास्टर होने के लायक नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर मास्टर होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर अपनी वेंचकान पवेलियन में बाकी सभी लोगों को क्या मुंह दिखा पाऊंगा? इस स्टूडेंट ने डार्क आर्ट को सीखने के बाद हमारी पवेलियन के बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अपने हाथ में फिर से एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उसी वक्त हमारा शुंजी बीच में आ जाता है। पावर्स को यूज करते हुए मास्टर चैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा शुंजी उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद से कहता है मास्टर चैंग चीज आओ, अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अब यहाँ पर इसको मारने के लिए इतने ज्यादा ईगर क्यों है? यानी कि आप यहाँ पर लाजमी इसको क्यों मारना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इस बात का डर है यहाँ पर आपके बारे में कोई सीक्रेट ना रिवील कर दे? मास्टर चैंग गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये लड़की मेरे बारे में कोई सीक्रेट जानती है, इस वजह से मैं इसको मार रहा हूँ। वो अपनी तलवार निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है हमें अभी तक इस बारे में पता नहीं चला कि इसको कौन यूज कर रहा था, कौन अपनी बेल्स को बचाते हुए इस लड़की के दिमाग को कंट्रोल करते हुए इससे कत्ल करवा रहा था। वजह से हम लोग यहाँ पर इसको मरने नहीं दे सकते, आप भी इसको नहीं मार सकते। मास्टर चैंग उसे कहते हैं तुम होते कौन हो यहाँ पर बीच में आने वाले? मैं इसका मास्टर हूँ, मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते। यहीं पर क्योंकि पवेलियन लॉर्ड भी होते हैं, पवेलियन लॉर्ड कहते हैं यहीं पर रुक जाओ। वो सभी लोग उसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर आप ही यहाँ पर कोई फैसला करें। पवेलियन लॉर्ड उनसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम सभी को आपस में फाइट करनी चाहिए, मुझे सारी सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर फैसला करने वाला हूँ। वो शुंजी से कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर लू जून तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तुमने यहाँ पर इस कातिल को पकड़ने में हमारी मदद की है, शैडो किलर को पकड़ने में मदद की है। अब जबकि शैडो किलर पकड़ा जा चुका है तो तुम्हारे खिलाफ जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, मतलब यह है कि तुम आजाद हो। ये केस यहीं पर खत्म करते हैं। साथ ही पवेलियन लॉर्ड मास्टर चैंग से कहते हैं मास्टर चैंग आपने अपनी स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइड नहीं किया और आपको पता भी नहीं चला कि वो शैडो किलर है, वजह से आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। मैं आपको 30 दिन के लिए आपकी पोजीशन के ऊपर से हटा रहा हूँ, आपको बैन किया जाता है। साथ ही आपके इंटरनल अफेयर की सैलरी को भी कम किया जाता है, आपकी सैलरी 50% तक डिक्रीज की जाती है, ये आपकी सजा है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। साथ ही वो किंग जॉन की तरफ देखते हैं और कहते हैं और रही बात यहाँ पर लू किंग जॉन की, यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि इसने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान लेकर। लेकिन अब जबकि ये फैक्ट भी यहाँ
पर हमारे सामने है कि इसको कंट्रोल किया गया था। लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली सजा नहीं देने वाले। मैं यहाँ पर पर्सनली इसके लिए सजा तजवीज करने वाला हूँ। हम लोग इसे वैली ऑफ रिमोर्स के अंदर पूरे 3 महीने के लिए डालेंगे। 3 महीने के लिए ये वहाँ पर इस वैली के अंदर रहेगी और वहाँ पर रहने के बाद अपनी बॉडी के अंदर से सारी डार्क एनर्जी को क्लीन करने की कोशिश करेगी। अगर ये वहाँ पर 3 महीने में रहकर बॉडी के अंदर से एनर्जी को क्लीन कर देती है और वहाँ से क्लियर होने के बाद बाहर आती है, लोग इसे वेलकम करेंगे और इसे दूसरा मौका दिया जाएगा। ये अपनी बाकी की सारी जिंदगी वैली ऑफ रिमोर्स के अंदर ही रहेगी। हमारा जुंजी स्वर्ण मास्टर की तरफ देखता और कहता है तो ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है। इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला किया है। यहाँ पर दोनों को खुश कर दिया। हालांकि उन दोनों को सजा भी दी है, लेकिन बहुत ही लाइट सी। कोर्ट के खत्म होने के बाद हमारा जुंजी अपने डिसाइपल्स के साथ अपनी पीक के ऊपर वापस आ जाता है। हमारे जुंजी के तीनों डिसाइपल्स उसे कहते हैं, मास्टर हमें एक बात बताओ, आपको कब पता चला था कि लू किंग जॉन ही शैडो किलर है? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपने 3 दिन का वक्त मांगा था। 3 दिन के लिए आप अपने रूम से बाहर भी नहीं निकले, आप तो सिर्फ अपने रूम के अंदर बंद थे। आपको कैसे पता चला कि 3 दिन के अंदर शैडो किलर फिर से यहाँ पर कुछ करने वाला है? हमारा जुंजी उनसे कहता है, पहली बार जब मैं उसके पार्टी में गया था, जब उसने हमें इनवाइट किया था, वक्त उस लेटर के अंदर से मुझे डार्क एनर्जी महसूस हुई थी। इसी वजह से मैंने उसके पार्टी के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था। फिर साथ ही हमारा जुंजी उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को याद है कि उसकी पार्टी मैंने उन्हें उसे गिफ्ट दिया था? मैंने पिलर के ऊपर एक स्वर्ण मार्क छोड़ा था। वो कहते हैं, हाँ हमें याद है। जुंजी कहता है, उस स्वर्ण मार्क के अंदर मैंने अपनी डार्क एनर्जी को इम्ब्यूर किया था। कोई ऐसा बंदा जो कि डार्क एनर्जी को यूज करता हो और सिर्फ वही उस एनर्जी के साथ इफेक्ट होना था। उसके बाद जब उसने सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो मुझे पता चल गया था कि यही शैडो किलर है। यहाँ पर ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं पता था कि जेसन चैंग और किंजू रात के वक्त उस बेचारी का रेप करने के लिए उसके रूम में चले जाएंगे। वाली बात बिल्कुल कोइंसिडेंटल थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इससे हमें फायदा हो गया कि हमें यहाँ पर शैडो किलर भी मिल गया और साथ में मुझे उन लोगों के बारे में पता है कि किन लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ किया था। लोग उसे कहते हैं, स्वर्ण मास्टर आप तो वाकई में हमारे मास्टर होने के लायक हैं, आप बहुत बड़े जीनियस हैं। लेकिन मास्टर चैंग चीजा और उसका बेटा जेसन चैंग, वो दोनों तो इस केस के अंदर से बिल्कुल साफ निकल गए हैं। उन लोगों को जो सजा दी गई है वो तो बहुत ज्यादा कम है। तो जुंजी कहता है, अभी उन दोनों को बड़ी सजा देने का टाइम नहीं आया, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 163 का एंड करेंगे। तो यहाँ पर इनका ये वाला केस तो हल हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नया एडवेंचर स्टार्ट होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कोर्ट में जो केस होता है वो निमट जाता है। तो हमारे जुंजी के ऊपर जितने इल्जाम होते हैं वो सारे के सारे उतर जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि लू किंगजान वही शैडो किलर है। और लू किंगजान को क्योंकि कंट्रोल किया गया था, इसी वजह से पैट्रियार्च उसे ये सजा सुनाते हैं कि उसे वैली ऑफ रिमोर्स के अंदर 3 महीने गुजारना होंगे। तो वो अपनी डार्क एनर्जी को वहाँ पर कंट्रोल करना सीख जाती है या उसको पूरी तरह नॉलिफाई कर देती है, तो दोबारा उसे सेक्टर में ले लिया जाएगा ना, उसे अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं पर उसी वैली ऑफ रिमोर्स के अंदर ही रहना पड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में वैली ऑफ रिमोर्स का सीन दिखाते हैं। 3 महीने के बाद वैली ऑफ रिमोर्स के अंदर से तो किंगजान वहाँ से अपने बॉडी के अंदर से सारी डार्क एनर्जी को निकालने के बाद बाहर आ जाती है। वो कहती है, अब जबकि मैंने अपनी बॉडी के अंदर से सारी की सारी डार्क एनर्जी को निकाल दिया है, पता नहीं मैं कौन सी जगह के ऊपर दोबारा से एक्सेप्ट होने वाली हूँ। पता नहीं मास्टर्स मुझे दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मुझे पवेलियन लॉर्ड यहाँ पर दोबारा से मौका देंगे या नहीं, फिर मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान लिया। तो ये भी यहीं पर खड़ी होती है। तो हमारा जुंजी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है, लू किंगजान यहाँ पर एक लंबे अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सही समझ लो कि 3 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, स्वॉर्ड मास्टर लूजन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे कहता है, तुम मेरे साथ आ रही हो क्योंकि मैं तुम्हें आउटर गेट का डिसाइपल बनाऊंगा। वो उसे कहती है, अच्छा ठीक है। तुम्हारा जुंजी उसे अपने साथ लेता है और आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। कहती है, स्वॉर्ड मास्टर लूजन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है। तुम अगर वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते तो हो सकता था कि वो लोग मुझे मार डालते, वो मुझे मार डालते और मुझे ये वाला मौका कभी भी नहीं मिलता। मुझे वैली ऑफ रिमोर्स में बेचने का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। लिन उसे कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोग चलते हुए पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे लिंजुई ने और युंजी ने वहाँ पर पिलर स्टाइले रखे थे। वहाँ पर उन स्वर्ड स्टाइले में से 3 तो टूट गए थे और 4 बचे हैं। तो वो उसे कहता है, क्या तुम्हें वहाँ पर सामने वो स्वर्ड स्टाइलिस दिखाई दे रहे हैं? उनमें से एक स्वर्ड स्टाइले को तोड़ दो, अगर तुमने उसको तोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगा। तो वो उसे कहती है, क्या वाकई में? चलो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर उसको तोड़ कर आती हूँ। वो बड़ी स्पीड से उड़ती हुई एक स्वर्ड स्टाइले की तरफ चली जाती है। उसी वक्त उसके स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर क्या आपको लगता है कि ये लड़की ऐसा कर पाएगी? लेकिन अगर ये लड़की ऐसा कर लेती है और हमारे पास आ जाती है, ये आपकी स्टूडेंट बन जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। गुजन उसे कहता है, पता नहीं ये लड़की इस टास्क को पूरा भी कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इस पिलर को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। तो सामने की तरफ वो देखते हैं तो पिलर टूट जाता है। तो किंगजान ने सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ उस पिलर को तोड़ दिया। जैसे वो उस पिलर को तोड़ देती है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी आती है। वो सारी की सारी टेक्निक जो कि हमारे जुंजी ने पिलर के अंदर स्टोर की हुई थी वो सारी से मिल जाती है। तो वो तीनों स्टूडेंट्स भी कहते हैं, ये लड़की तो वाकई में काफी स्पेशल है और स्पेशली इसके पास विंड स्वर्ड ऑफ विंड है। इसकी हवा की तलवार
पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ली कहता है ये तो वाकई में शैडो स्वॉर्डमैन होने के लायक है। गुजान उनसे कहता है तुम दोबारा इसको शैडो किलर नहीं कह सकते क्योंकि अब ये हमारी जूनियर सिस्टर है, क्योंकि अब ये भी हमारे मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल है। जुंजी भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, अगर ये हमें मिल गई तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया है। अरे जुंजी ने इसे अपना डिसाइपल बना लिया। वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने आकर झुक जाती है और कहती है स्वॉर्ड मास्टर लूजन प्लीज मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें, मैं आज के बाद आपकी डिसाइपल हूँ। यहीं से नेक्स्ट सीन में सारे जलकुकड़ों का भी दिखाया जाता है। तो मास्टर कीन और इसके साथ साथ मास्टर की और मास्टर जेसन चैंग वहाँ पर मौजूद होते हैं। मास्टर कीन को जब पता चलता है कि लू किंगजान ने वैली ऑफ रिमोर्स को छोड़ दिया, 3 महीने के बाद वो वहाँ से निकल आई है, तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कमीनी ने मेरे बेटे की जान ली थी और मेरे बेटे की जान लेने के बाद अब वो दोबारा अपनी जिंदगी जी सकती है, जबकि मेरा बेटा मर चुका है। तो सिर्फ 3 महीने की सजा तो कोई सजा ना हुई, उसने ना सिर्फ मेरे बेटे की जान लिया बल्कि बहुत सारे लोगों की जान लेने के बाद अब वो आजाद घूमेगी। तो जेसन चैंग उनसे कहता है आपको पता है ना कि मेरे फादर को भी बैनिश किया गया था, उनको भी सजा मिली है, पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया था। उस दिन उसने आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद आपके बेटे को मार दिया, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त को मार दिया। मुझे उस लड़की से रिवेंज चाहिए, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और साथ ही अपने फादर की इंसल्ट का भी, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो उससे बदला लिए बिना तो मैं नहीं रहने वाला। टैंकिंग उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि उस लड़की ने 3 महीने की सजा को पूरा करने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकली है तो मास्टर लूजून ने उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है, नहीं क्या वो आउटर गेट की एक डिसाइपल बन चुकी है और हमारे दुश्मन के पास चली गई है। मास्टर किन क्यामो कहते हैं लड़के की हिम्मत कैसे भी उस लड़की को जो कि एक कातिल है उसको अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने की, इसका मतलब यह है कि वो लड़का भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मास्टर की कहते हैं वो लड़की हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्जर थी, हम लोगों ने बेकार में उसे एक सोल्जर दे दिया, ये तो और भी बहुत ही बुरा हुआ। वो सभी लोग यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि लूजून की जो स्ट्रेंथ है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे लूजून के पास काफी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं और ऊपर से वो हर बार कोई नया रिक्रूटिंग मेथड यूज करता है जिसकी वजह से सारे लोग उसको ज्वाइन कर लें और आउटर गेट की पावर पहले से बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं तो फ्यूचर में अगर ये लड़का हमारे रास्ते की रुकावट ना बने इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन उसी रात का दिखाया जाता है। तो रात के वक्त वहाँ पर उन्हें वैली के अंदर बहुत ज्यादा रंबलिंग की आवाज आती है, यानी कि वहाँ पर काफी बड़ा अर्थक्वेक आता है। वहाँ पर अर्थ मींस शो होती है जहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल्स निकलने वाले हैं। तो सुबह के वक्त ये खबर पूरे के पूरे शहर में फैल जाती है, यानी पूरे वेंजियन पवेलियन में फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, एक वैली होती है जिसे वैली ऑफ डेथ कहते हैं। इसके अंदर ये सारी की सारी हलचल उन्हें महसूस होती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर क्रिस्टल्स की एक वेन निकली है। अभी बच्चे वहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि रात के वक्त वैली ऑफ डेथ के अंदर अर्थक्वेक आया था और पता चला है कि वहाँ पर पूरी 1 किलोमीटर लॉन्ग हमें वेन मिली है जिसके अंदर बहुत सारे वेन क्रिस्टल्स हैं। पता चला है कि वहाँ पर जितने भी ओरा क्रिस्टल्स मिले हैं वो सारे के सारे 5th लेवल से अबव या फिर उससे कम के हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हमें वो मिल जाते हैं तो हमारे रिसोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वहाँ पर जाने के बाद हमें कोई 6th लेवल का ओरा क्रिस्टल मिल जाता है तो ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो सभी कह रहे होते हैं हमें भी वहाँ पर जाना है, हमें वैली ऑफ डेथ में जाकर उन क्रिस्टल्स को हासिल करना है ताकि हमें भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो सके। कि बाकी के लोग उनसे कहते हैं हम लोग इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं जा सकते, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसे वैली ऑफ डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं कि वहाँ पर आसानी के साथ जाकर क्रिस्टल्स को निकाल पाना आसान नहीं है, वरना कब से हमारे मास्टर वहाँ पर पहुंच चुके होते। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे मास्टर्स अपने कई सारे डिसाइपल्स का ग्रुप बनाकर वहाँ पर जाने वाले हैं। वेंजियन पवेलियन के बहुत सारे मास्टर्स वहाँ पर जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हम जैसे फ्री लोडर्स को भी वहाँ पर जाने के बाद कुछ मिलने वाला है? वो सारे के सारे मास्टर जो कि ग्रुप बनाकर वहाँ पर जा रहे हैं वो कभी भी हमें वहाँ से ओरा क्रिस्टल्स को नहीं लेने देंगे। उसका दोस्त से कहता है बस भी करो, मुझे पता है कि वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं किसी तरह से वहाँ पर पहुंच जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक और 5th लेवल का ओरा क्रिस्टल भी वहाँ से उठा लाता हूँ, तो तुम्हें पता है मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर डरपोक बने रहने से अच्छा ये है कि हम वहाँ पर जाकर चांस को लेकर देखें। यही सीन हमारे जुंजी के पैलेस का भी होता है। जुंजी के सेक्टर में पता चलता है तो उसके डिसाइपल्स का एक ग्रुप रेडी होता है। तो जुंजी उनसे कहता है तुम सभी लोग रेडी हो क्या? तुम सभी लोगों ने अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स ले लिए हैं? वो उसे कहते हैं हाँ मास्टर, हमने सारे के सारे इक्विपमेंट्स ले लिए हैं। लूजिंग आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी से कहता है मास्टर उन लोगों ने हमें भी यहाँ पर कहा है, क्योंकि हम लोग भी उनके सेक्टर का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग भी वहाँ पर जाकर क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का कहा है। मुझे लगता है कि 50 लोग बहुत ज्यादा कम है इस टास्क के लिए। लूलिंग उसे कहता है हाँ मास्टर, वैली ऑफ डेथ बहुत ज्यादा खतरनाक है, 50 लोग तो बहुत ज्यादा कम होंगे, वहाँ पर जाकर खुदाई भी करनी है और बहुत सारे क्रिस्टल्स को भी निकालना है, क्या हम लोग इतने लोग काफी रहेंगे? हमारा लीन उनसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वैली ऑफ डेथ में सिर्फ और सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के 50 लोगों को भेजा जा रहा है, बल्कि बाकी के डिपार्टमेंट्स में से भी 50-50 लोग वहाँ पर जाने वाले हैं और उनके साथ उनके मास्टर्स भी होंगे। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर टोटल 400 लोग होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 400 लोगों के साथ आसानी से काम हो जाएगा। वो लोग कहते हैं फिर तो अच्छा है, चलो फिर ठीक है, हमें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना होगा ताकि हम लोग सबसे पहले वहाँ पर जाए और सबसे अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स को हम लोग अपने बैग्स में भर लें, इससे हमारे डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आज हम लोग वहाँ से अपने बैग भर कर ही आएंगे और वो सभी लोग अपने अपने हथियार उठाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से वैली ऑफ डेथ में चलते हैं। तो लो किंगजान उसे कहती है मास्टर मुझे भी अपने साथ चलने
मिलने दो, अगर मैं तुम्हारे साथ चाहूंगी तो काफी अच्छा रहेगा। तो हमारे जुंजी उसे कहता हाँ क्यों नहीं। ने जब बात सोची भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम मेरी डायरेक्ट डिसाइपल हो, जहाँ पर बाकी के 3 डिसाइपल्स जा रहे हैं तुम्हें भी वहाँ पर मेरे साथ ही जाना है। चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद तुम चारों एक दूसरे के साथ घुल मिल लो, ताकि तुम चारों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाए और तुम चारों मिलकर कल्टीवेट करने वाले हो। तो लू किंग-जॉन उसे कहती है लेकिन मास्टर आपको पता है ना कि मैं एक कातिल रह चुकी हूँ, इसी वजह से बाकी के सभी लोग मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तो वो उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले की जीत होती है, तुम्हें यहाँ पर कोशिश तो करके देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वैली ऑफ डेथ में चलते हैं और वहाँ पर चल के एक नई दुनिया देखते हैं। ये लोग चलते हुए सीधे वैली ऑफ डेथ के एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो हमारे सामने वैली ऑफ डेथ है, यहाँ से बहुत ज्यादा पावरफुल ओरा महसूस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो ओरा क्रिस्टल्स वाली बात वाकई में सच है, यहाँ पर ओरा क्रिस्टल वेन निकले जिसकी वजह से इतना ज्यादा ओरा हमें महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो लोग जल्दी से क्लिफ के ऊपर से जंप लगाते हैं और कहते हैं चलो फिर चले और जाकर खुदाई शुरू करते हैं। हमारा जुंजी उन लोगों से कहता है जरा शांत रहो, इतनी एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और रात को जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से अभी भी यहाँ पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, इसलिए वजह से बहुत ज्यादा ध्यान से नीचे उतरना। गुजान जिसने ऊपर से छलांग लगाई थी वो सीधा ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से जाकर गिरता है और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सारे हंस रहे होते हैं और कहते हैं स्वर्ड मास्टर ने वार्निंग दी थी कि यहाँ का रास्ता खराब है और पत्थर बहुत ज्यादा नरम है और अभी भी आफ्टर शॉक्स हैं। लू किंग-जॉन हमारे जुंजी से पूछती है मास्टर क्या आप वैली ऑफ डेथ में पहले आ चुके हैं? तो हमारा जुंजी उसे कहता है तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं वैली ऑफ डेथ में पहले आ चुका हूँ। साथ ही वो सोच रहा था मेरी पिछली लाइफ में मैं जहाँ पर आया था तकरीबन पूरे 2 साल तक मैं वैली ऑफ डेथ में रहा था और जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था। तो गुजान जो कि आगे होता है वो भागता हुआ पीछे आता है और उसे कहता है मास्टर मुझे लगता है कि वहाँ पर आगे कोई फाइट कर रहा है, चल के देखते हैं कि वहाँ पर कौन फाइट कर रहा है। ये लोग जल्दी से जाकर क्लिफ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनके सामने क्लिफ के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है, उनके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं कि मीटियोर तुमने हमारे मास्टर की जान ली है और तुमने हमारे स्वर्ड मैस्टर को बहुत ज्यादा तंग किया है, हमारी रेपुटेशन खराब हुई है जिसकी वजह से आज हम लोग तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं, तुम हमारे हाथों से मरोगे। उसके सामने कोई एक बंदा नहीं होता बल्कि वो 3-4 सेक्टर्स के लोग होते हैं और उनके साथ सेक्टर मास्टर्स भी होते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उस लड़के से कह रहे होते हैं कि तुम तो हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने हमारे सेक्टर्स की रेपुटेशन को खराब किया, हमारे मास्टर्स की जान ली है। क्योंकि वो लड़का मीटियोर उनके सामने बड़े चुपचाप खड़ा होता है, जैसे कि उसे इनकी बातों से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा और उसे पता हो कि वो बड़ी आसानी से इन सभी को हरा सकता है। सभी लोग वहाँ पर चिल्ला कर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वहाँ पर ब्लड वैली के लोग भी होते हैं, वो उसे कहते हैं तुमने हमारी ब्लड वैली के 28 एल्डर्स की जान ली है, हम सभी लोग भी यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 164 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सभी लोग इस लड़के से बदला ले पाएंगे, फिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से कि ये सभी लोग इसकी जान के दुश्मन बने हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग एपिसोड 165 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपने 50 डिसाइपल्स को अपने साथ लेता है और वैली ऑफ डेथ में पहुंच जाता है। वहां पर वो लोग जाकर क्रिस्टल्स की खुदाई करने वाले हैं। तो लेकिन वहां पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक लड़का मीटियोर जिसका नाम होता है वो एक क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है। उसके सामने काफी सारे सेक्टर्स के लोग होते हैं, वो बहुत सा गुस्से में होते हैं। तो कह रहे होते हैं कि आज तुम हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। हमारा जुंजी और उसके साथी ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उसका साथी लूजिंग उसे कहता है मास्टर क्या ये वाकई में इतना स्पेशल का है, क्या वाकई में इसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है इन लोगों का, इतने सारे लोगों की जान लिया जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर इससे बदला लेने के लिए आए हैं। लड़का अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है मैड नाइफ सेक्टर के लोगों तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम्हारी नेचर बहुत ज्यादा बुरी है और ऊपर से तुम्हारा वो जो मास्टर था जिसको मैंने मारा है वो बहुत ही बुरा इंसान था, उसने बहुत सारी इनजस्टिस की थी जिसकी वजह से मैंने उसको ये सबक सिखाया है। मैंने यहाँ पर ह्यूमंस की विल को मानते हुए इसको मारा है। फिर साथ ही वो पर्पल सन सेक्टर वालों से कहता है तुम लोग भी कोई अच्छे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने अपने आसपास के सिटीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, तुम लोग उनसे जाकर पैसे मांग कर लाते हो, यानी कि उन लोगों से पैसे छीन कर लाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर अगर मारा गया है तो तुम लोगों की अपनी गलती है। साथ ही वो वैली ऑफ ब्लड से कहता है तुम्हारे 28 एल्डर्स को मैंने इसलिए मारा था, हमारे एल्डर्स ने मुझे बहुत बार प्रोवोक किया है, उन लोगों को मेरी स्टोरेज रिंग चाहिए जिसकी वजह से उन सभी लोगों ने बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश की, बार बार मेरे पर अटैक करने की कोशिश की। वो सभी लोग यहाँ पर मुझे प्रोवोक करने के लिए नहीं आते तो मैं कभी भी उन सभी को नहीं मारता क्योंकि तुम्हारे ब्लड सेक्टर के साथ मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है। यहाँ पर एक और सेक्टर होता है जिसका नाम पॉइजनस स्पिरिट सेक्टर होता है। वो मास्टर से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि मेरे पॉइजनस स्पिरिट सेक्टर का पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन पहले से डाल दिया हुआ है, तुम कभी भी मेरे पॉइजन से नहीं बच सकते। अगर तुम मेरे पॉइजन से बच भी जाते हो तो ब्लड वैली और साथ में मैड नाइफ सेक्टर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे, ये लोग तुम्हें यहाँ पर जरूर मार डालेंगे। तो वो लड़का उसके सामने खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उस लड़की की गर्दन काट देता है। उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बहता है जबकि बाकी के सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत तो देखो, इसने हमारे सामने खड़े होकर हमारी एक मास्टर को मार दिया, वो
वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। सुशान कहता है ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, अकेला बंदा यहाँ पर करीबन 200 या 300 लोग होंगे जिनसे फाइट करने वाला है। ये लड़का अकेले अगर इतने सारे लोगों के साथ फाइट करने वाला है तो मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन बेस कम से कम ह्यूमन स्पिरिट लेवल तक होनी चाहिए, तभी ये इतने सारे लोगों का मुकाबला कर पाएगा। तो किंगजन भागते हुए मास्टर के पास आती है और कहती है मास्टर हम लोग क्या करें, क्या हमें उस लड़के की मदद करने के लिए जाना चाहिए। वो लड़का वहाँ पर अकेले उन सभी का मुकाबला कर रहा था। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो बड़ी आसानी से मार देता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन होता है जिसकी वजह से उसकी अपनी बॉडी वहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रही होती है। वो वहीं पर बैठ जाता है और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही होती है, जबकि बाकी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं करने देगा। जितना ज्यादा तुम स्पिरिचुअल पावर को यूज करोगे तुम अपनी बॉडी को उतना ज्यादा कंट्रोल खो दोगे, यानी तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सभी लोग कहते हैं चलो अब जल्दी से मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसे मार डालते हैं। वो अपनी एक एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ी सी पाम बना लेते हैं, मीटियोर के ऊपर अटैक करते हैं जिससे वो पीछे उसी क्लिफ के साथ टकराता है जिसके ऊपर वो खड़ा था और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। मैड नाइफ सेक्टर का लीडर उससे कहता है बताओ जब तुम मरने वाले तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो वो मास्टर अपनी बड़ी सी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें हेल में भेजने वाला हूँ। कि वो लड़का भी उसके सामने बेबस बैठा होता है, उसे लगता है कि वो मरने वाला है, जबकि उसी वक्त उसके तलवार के ऊपर अटैक होता है। उस मास्टर की तलवार टूट जाती है, वो जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा जुंजी वहाँ पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उस लड़के से पूछता है लड़के क्या तुम ठीक हो। वो उसके सामने सारे लाते हुए कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं लड़के तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने की, हम लोग यहाँ पर इस लड़के से बदला लेने के लिए आए हैं। तुम्हारा जुंजी उन लोगों से कहता है तुम लोग बाद में कभी आकर इस लड़के से बदला ले सकते हो, लेकिन आज इस लड़के को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आज मैं इस लड़के को बचा कर ही जाने वाला हूँ, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। तो वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम अकेले यहाँ पर क्या ही कर पाओगे, तुम बिल्कुल अकेले हो, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, तुम हम सभी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अपने साथियों से कहता है चलो फिर ठीक है इस दोनों को यहाँ पर मार डालो, ये यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। तो उसी वक्त तुम्हारे जुंजी के साथी वहाँ पर नीचे उतर आते हैं, उसके स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं और कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे स्वर्ड मास्टर के सामने इस तरह बात करने की, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये हमारी वेंजियन पवेलियन के सबसे यंगेस्ट मास्टर स्वर्ड मास्टर लू जुन है। चलो अब जल्दी से इसके सामने झुको और उस माफी की भीख मांगो वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो वो सभी काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में वेंजियन पवेलियन से आए हैं और ये वेंजियन पवेलियन का स्वर्ड मास्टर लू जुन है, इसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जबकि मीटियोर भी हमारे जुंजी की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है क्या ये वाकई में वही लड़का है जिसका नाम लू जुन है। वहीं पर एक और सेक्टर मास्टर बाहर निकलता है और कहता है तो पवेलियन लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक स्वर्ड मास्टर का यहाँ पर क्या काम है। फिर साथ ही वो कहता है हम लोग इस वक्त वैली ऑफ डेथ में है, यहाँ पर किसी का मरना तो आम की बात है, आम सी बात है, तो यहाँ पर अगर तुम भी मर जाते हो तो वेंजियन पवेलियन वाले हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। तुम्हारा जुंजी से कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर वैली ऑफ डेथ में मुझे मार सकते हो। साथ ही अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अगर ये लड़का हमारे सामने आ ही गया है तो इन सभी को मार डालो। आज हम बता देते हैं वेंजियन पवेलियन को कि ये लोग हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जुंजी अपने स्टूडेंट से कहता है स्टूडेंट्स जाओ जाकर इनको सबक सिखाओ। वो कहते हैं यस मास्टर, और वो बड़ी स्पीड से भागते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गूजन उस बड़े से बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसे ग्राउंड के ऊपर फेंकता है, बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर उनको पंचेस मारते हुए सभी को ऊपर हवा में उड़ा देते हैं। यानी कि हमारे जुंजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाकी के जितने आम गुंडे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो, और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि हमारा जुंजी पॉइजनस सेक्टर वालों से कहता है तुम लोग नहीं जा सकते, पहले मुझे एंटीडोट दो उसके बाद जा सकते हो। तो वो उसे एंटीडोट देते हैं। तो जुंजी कहता है चलो ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। वो सभी लोग उसे एंटीडोट देने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। जुंजी एंटीडोट लेने के बाद मीटियोर को देते हुए कहता है ये लो इसको जल्दी से पी लो, इसको पीने के बाद कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी दोबारा से रिकवर कर जाएगी क्योंकि ये तुम्हारे पॉइजन का एंटीडोट है। एंटीडोट देने के बाद वो अपने स्टूडेंट से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया, और वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। जबकि वो लड़का वहीं पर बैठे हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है मैंने इसके बारे में सुना था कि ये एक अच्छा इंसान है, ये वाकई में एक अच्छा इंसान है, अगर फ्यूचर में से कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। लोग वैली ऑफ डेथ में चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जुंजी सबसे आगे होता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है, अगर हमने यहाँ पर कुछ भी गलत किया तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर और हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। तो किंगजन उन लोगों से कहती है यहाँ पर आसपास सिर्फ और सिर्फ क्लिफ की दीवारें हैं, तो यहाँ से गुजर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मॉन्स्टर्स ने हमें सराउंड कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ से बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। उन लोगों से कहता हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ अपनी पवेलियन के लिए तो कर रहे हैं, चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके सामने कैल्टर खड़ा होता है, वो उनको ग्रीट करता है और कहता है मैं आप लोगों का गाइड हूँ, मैंने स्वर्ड मास्टर लू जुन आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और आज अपनी आंखों से देख भी लिया, आप तो वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। जुनजी उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, तो वो एल्डर उसे कहता है हाँ सर ऐसी ही बात है। साथ ही वो उसे कहता है मैं इस जगह का लीडर हूँ और आपका गाइड भी हूँ, चलें ठीक है मेरे साथ आए। तो जुनजी कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें रास्ता दिखाओ, और वो उनके साथ आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो वो एल्डर सबसे आगे होता है क्योंकि वो उनको रास्ता बता रहा है। तो स्टूडेंट लूजिंग उसे कहता है एल्डर लीन आप हमारे गाइड
गाइड है, तो आप हमें बताएं कि हमें सबसे अच्छे स्टोन्स कहाँ पर से मिलेंगे। हम लोग भी यहाँ पर ओरा क्रिस्टल्स को इकट्ठे करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ओरा क्रिस्टल नहीं मिला। तो एल्डर लिन के सामने मैप को ओपन करते हैं और कहते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मुझे आप सभी लोगों को, आउटर गेट के स्टूडेंट्स को, इनर गेट के जितने भी डिसाइपल्स हैं, उन सभी को डिफेंस प्रोवाइड करना है। तुम लोग वहाँ पर क्रिस्टल्स को नहीं निकाल सकते, जबकि हम इनर गेट के डिसाइपल्स वहाँ पर क्रिस्टल्स को निकालेंगे और तुम सभी लोग बाहर रहकर हमारा सेफ्टी का ख्याल रखोगे। सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं आए। हम लोग आउटर गेट के डिसाइपल्स और हम लोग भी यहाँ पर क्रिस्टल्स को लेने के लिए आए हैं। हम लोग इतना सामान साथ में क्रिस्टल्स की खुदाई करने के लिए लेकर आए हैं और तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए आए हैं। मनाशुंजी उन लोगों से कहता है लगता है कि इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट वालों ने फिर से बीच में अपनी टांग घुसा दी और ये सब कुछ किया है, तो उन्हें जानबूझकर हमें ये वाला टास्क दिया है। थोड़ा बहुत गुस्सा आने के बाद ये फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने मिशन को पूरा तो करना है। तो वो एल्डर उनके आगे आगे होता है, ये लोग पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये उन सभी लोगों से कहता है यहाँ पर बहुत सा होशियार है ना, किसी वक्त कहीं पर से भी कोई स्पिरिट बीस्ट आ सकता है। ये लोग चलते हुए जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स के रोर करने की आवाज आती है। जैसे ये लोग अपने आसपास के क्लिफ्स के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट होते हैं, कोई एक दो नहीं होता बल्कि बहुत सारे होते हैं। सभी लोग की बॉडी के अंदर से ईवल ओरा निकल रहा था, वो सभी लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ उतर आते हैं। यहाँ पर इन सभी को भी उनसे फाइट करना पड़ेगी। तो निंगली भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ गूजान और उसके साथ लू जिंग, ये तीनों यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। साथ में लू किंगजान भी होती है। सभी लोग बड़ी आसानी से म्यूटेटेड वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे म्यूटेटेड वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं, ये सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट को क्या हुआ है कि इनके बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी निकल रही है। लगता है कि इन लोगों ने जहाँ पर जो ओरा क्रिस्टल से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। लगता है जहाँ पर और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, तो उनके आसपास और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और कहते हैं चलो मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो लोग वहाँ पर उस वैली के अंदर फाइट कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जेसन चैंग और कीजू को दिखाते हैं कि वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं। वो एक क्लिफ के ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि लूजन और उसके ग्रुप का सामना मॉन्स्टर्स के साथ हो गया है। लगता है कि अब वो बीस्ट के साथ वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, चलो देखते हैं कि क्या वो यहाँ से जिंदा निकल पाता है या नहीं। साथ ही वो की यूजन से कहता है लगता है कि वक्त आ चुका है, चलो यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। की यूजन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है। वो साथ इशारा करता है और कहता है चलो चला दो। जैसे वहाँ पर इशारा करता है तो उसी के साथ ही क्लिफ के ऊपर से पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जहाँ पर फाइट कर रहे थे जुंजी और उसके साथी, तो उनके ऊपर पत्थर गिर रहे होते हैं। वो पत्थर वहाँ पर नीचे गिरते हैं तो सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। उनका जो गाइड होता है वो बड़ी स्पीड से भागता वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यहाँ पर पत्थर गिरेंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वो रास्ते को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। हमारा जुंजी कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमारे ऊपर तो दोनों तरफ से अटैक हुआ, एक तरफ से मॉन्स्टर्स है, दूसरी तरफ से वापस जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। गूजन बेचारा काफी घबराया हुआ होता है और कहता अब क्या होगा, हमारा बाहर जाने का रास्ता तो सील हो चुका, हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तो सभी लोग फिर आगे की तरफ भागना शुरू करते हैं और कहते हैं चलो छोड़ो, अभी वापस तो नहीं जा सकते, आगे की तरफ भागते हैं क्योंकि अभी पत्थर ऊपर से गिरे, हमें अपने आप को बचाना होगा। सभी लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए वैली की दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर इनके पास इनका गाइड भी नहीं है। वैली ऑफ डेथ के अंदर बिना गाइड के इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला करना भी आसान नहीं है और क्रिस्टल्स को ढूंढ पाना भी मुश्किल है। तो सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 166 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेसन चैंग और की यूजन उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होता। उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हमारा जुंजी अपने डिसाइपल्स के साथ जब उस वैली ऑफ डेथ में जाएगा, क्लिफ के अंदर जाने के बाद वो एक तरफ से रास्ते को बंद कर देंगे। तो ऐसे ही होता है, आसपास से पत्थर गिरना स्टार्ट होते हैं और एंट्रेंस का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि वो लोग बाहर से नहीं निकल सकते। सभी को वैली ऑफ डेथ में और ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो उनके ऊपर स्टैक कर देते हैं। सभी लोग पत्थर गिरने की वजह से काफी जख्मी होते हैं और स्पेशली वहाँ पर मॉन्स्टर्स की वजह से भी, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके अटैक किया था। मैंने जुंजी ने भी एक डिसाइपल को अपने कंधों पर उठा रखा होता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर अपने गाइड को भी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ उनका जो एल्डर गाइड था वो भी भाग चुका था। क्योंकि जैसे ही वहां पर पत्थर गिरने स्टार्ट हुए थे वो सबसे पहले वहां से भागा था, क्योंकि उसे पहले से प्लान के बारे में पता था। तो गूशान कहता है मुझे तो अभी तक यहाँ पर एक भी स्पिरिट स्टोन दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद हम सभी लोग यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। बहुत सारे डिसाइपल्स तो पहले जख्मी हो चुके हैं। तो लू किंगजान उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की स्टैंड है, यानी कि उनकी जो स्मेल है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा। जुंजी उनसे कहता है तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, रॉक स्लाइड अभी तक रुकी नहीं है, ऊपर से अभी पत्थर गिर रहे हैं, हम सभी को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, किसी दूसरे एरिया में निकल चलते हैं जो कि सेफ हो। इसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से एक बड़े से मॉन्स्टर के रोर करने की आवाज आती है। वो लोग जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं तो साइड के ऊपर उन्हें एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो एप मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उनके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी पावर्स काफी ज्यादा लग रही होती है क्योंकि उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उस मंकी का सीधा साधा निशाना लू
किंगजान होती है। वो लू किंगजान को कंच मारने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त लूजिंग जंप करते हुए आगे बढ़ता है, लू किंगजान को बचा लेता है, उसको अटैक से बचा लेता है। लेकिन उस मंकी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो तो ग्राउंड के अंदर काफी बड़ा गहरा गड्ढा बनाता है और उसकी फोर्स भी काफी ज्यादा होती है। वो वहां पर आओ करता है तो उसी के साथ ही वहां पर और भी बहुत सारे मंकी मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। ये सारे के सारे मंकी मॉन्स्टर उनके साइडों के ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं, नीचे उनकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। हमारे जुंजी के जितने डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग तो पहले से जख्मी होते हैं और ऊपर से उनको सांस भी आ चुका होता है, वो यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकते। सभी मॉन्स्टर्स जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। एक बड़ा सा व्हाइट मंकी जब उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है तो हमारा जुंजी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उनसे कहता है, लगता है कि यहाँ पर सामने केव है, तुम सभी लोग वहाँ पर जल्दी से चले जाओ। सभी लोगों को एक दूसरे के साथ रहना होगा, कोई भी एक दूसरे से अलग मत होना और जल्दी से जल्दी उस केव के अंदर जाओ। तो बाकी के स्टूडेंट्स तो भागते हुए उस केव की तरफ जाते हैं, जबकि हमारे जुंजी के जो 4 पर्सनल डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं मास्टर हम लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, जहाँ पर तुम्हें थोड़ा टाइम बाय करके देते हैं। वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी एक एक केव मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। गुजान कहता है ये तो बड़ा सा डेविल फेक्स मंकी, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरी एक स्ट्राइक के साथ ये मार नहीं रहा। इसकी सीन बहुत ज्यादा थिक है, यहाँ तक कि इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाना भी मुश्किल है। लो किंगजान के लिए मॉन्स्टर्स को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसके पास विंड स्वर्ड होती है। वो विंड स्वर्ड को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार रही होती है। बाकी के तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लो किंगजान तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, पावर्स तो देखने लायक है, वो तो एक ही स्ट्राइक में नेप मॉन्स्टर्स को मार सकती है। लो किंगजान अपने साथियों से कहती है हमें जल्दी से जल्दी रास्ते को क्लियर करना होगा, इससे पहले कि रात हो जाए। रात के वक्त हम सभी लोग मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर दिखाते हैं कि सूरज डूबने वाला होता है, शाम हो चुकी है। लोगों ने अपने सामने जितने भी एप मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार दिया हुआ है। सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लोग खुद भी थक चुके हैं, जहाँ तक कि हमारे जुंजी के चेहरे के ऊपर भी ब्रूज होते हैं। तो हमारा जुंजी अपने साथियों से कहता है जितने भी जख्मी लड़के हैं उन सभी को उठा लो, सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ लो, हम लोग कल सुबह दोबारा से सोल स्टोन्स को ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वो तीनों स्टूडेंट्स वहीं पर लेट जाते हैं और कहते हैं लेकिन मास्टर में थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम लोग अभी यहाँ पर एक बैटल को जीते और हम लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं। जुंजी उनसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। के साथ उन्हें वहाँ पर फिर से पत्थर गिरने की आवाज आती है। जुंजी जल्दी से अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। उनके ऊपर जब पत्थर गिरे होते हैं तो जुंजी उनको बचा लेता है, लेकिन इसी के साथ ही वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन चैंग बाकी के सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बता रहा होता है कि थोड़ी देर पहले वैली ऑफ डेथ में फिर से एक जलजिला आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर गिरे हैं और पत्थर गिरने की वजह से एंट्रेंस बंद हो चुकी है। वैली ऑफ डेथ में कोई भी जा नहीं सकता, वहाँ पर जो लोग पहले से मौजूद हैं वो लोग वहाँ से निकल नहीं सकते। अपने बाकी के सारे साथियों से कह रहा होता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग फिलहाल के लिए वैली ऑफ डेथ में नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग कल से अपनी सर्च को स्टार्ट करेंगे। मास्टर किंग चैंग चलाकर उसे कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि इस वक्त मास्टर लू जुन यानी कि आउटर गेट के 50 डिसाइपल्स इस वक्त अंदर हैं, मास्टर स्वर्ड मास्टर लू जुन भी उनके साथ ही हैं, वो सभी लोग इस वक्त वैली ऑफ डेथ में हैं। तुम कह रहे हो कि एंट्रेंस ब्लॉक हो चुकी है और हम में से कोई भी उनको ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकता, हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा होंगे या मर चुके होंगे। लोग यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा ताकि हम उन सभी 50 बच्चों को बचा सके। जेसन चैंग उनसे कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर उनको बचाने के लिए जानबूझकर नहीं जा रहे, ये बताओ कि हम सभी लोग अपनी जान को दांव पर क्यों लगाएं, वो भी इस तरह के बेकार लोगों के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि उनकी जिंदगियां हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमें पता है कि अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग सारे मारे जाएंगे, इसी वजह से हम में से तो कोई भी वहाँ पर उनको बचाने के लिए नहीं जाने वाला। बाकी के सभी बच्चे भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ जेसन चैंग ने बिल्कुल ठीक कहा, हम में से कोई भी वहाँ पर उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा, उन सभी को बचाने के लिए। वैली ऑफ डेथ में इस वक्त 2 बार जलजिला आ चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे रॉक स्लाइडिंग हो रही है, हम में से कोई भी वहाँ पर उनको बचाने के लिए नहीं जाएगा। मास्टर टैंग और उसके साथ साथ मास्टर किंग चैंग वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर और कुछ नहीं कह सकते। एक सीन हमें उस केव का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंजी और उसके साथी उस केव में पनाह लेने के लिए रात के वक्त गए थे। ये वक्त हमारे जुंजी की आंख खुल जाती है, जब उसकी आंख खुलती है तब उठकर बाहर की तरफ चल देता है। हमारा जुंजी कहता है लगता है कि वैली ऑफ डेथ का एंट्रेंस ब्लॉक हो चुका है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब यह है कि रेस्क्यू मिशन यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ ही हमारे जुंजी को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जुंजी कहता है लगता है कि कोई यहाँ पर है, वहीं पर वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक असैसिन खड़ा होता है, आदमी उसकी तलवार होती है। वो हमारे जुंजी से कहता है तो फाइनली तुम उठ ही गए, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था, जब तुम उठो तब मैं तुम्हें मार सकूं। तो वो असैसिन हमारे जुंजी से कहता है जब तुम बेहोश थे मैं तुम्हें उसी वक्त भी मार सकता था क्योंकि बाकी के सभी बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफी सारी स्पेशल एबिलिटीज हैं, ताकि तुम अपने से ज्यादा हायर लेवल के कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा सकते हो। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम मेरा मुकाबला करते हो। हमारा जुंजी उसे कहता है पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें ये बताना तो बिल्कुल बेकार है कि मुझे किसने यहाँ पर भेजा है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो और एक मरने वाले इंसान को इस बारे में जानकर क्या फायदा कि उसे किसने मरवाया है। के साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को भी रिलीज करता है। हमारा जुंजी उसकी मास्टर स्पिरिट और साथ में उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो एक जिनजैंग लेवल का मास्टर होता है और उसकी स्पीड भी हमारे जुंजी से काफी ज्यादा होती है। वो बड़ी स्पीड से यानी कि पलक झपकने की स्पीड से हमारे जुंजी
जुंजी के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और हमारा जुंजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट और मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया कि अटैक की वजह से हमारा जुंजी पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता और जख्मी हो जाता है। हमारा जुंजी कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये मास्टर जिनो जैंगराम का एक एक्सपर्ट है और ऊपर से मैं पिछली फाइट में मेरा कंधा जख्मी हो गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकता और ना ही आसानी के साथ इसके अटैक्स को ब्लॉक कर सकता हूँ, ना इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता हूँ। तो वो जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि जिसके बारे में इतनी ज्यादा तारीफें की जा रही है वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल था, लेकिन एक ही अटैक में तुम्हारी बस हो गई है। जैसे वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था उसी वक्त लू किंगजान को भी होश आ जाती है, वो भी जल्दी से भागती हुई हमारे जुंजी के सामने आकर खड़ी जाती है। तो सैसन का अटैक सीधा उसकी बॉडी के साथ आकर टकराता है, तो हमारा जुंजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सैसन के ऊपर अटैक करता है ताकि सैसन पीछे की तरफ फट जाए और वो और ज्यादा अटैक ना कर सके। सैसन तो पीछे की तरफ फट जाता है तो वो लू किंगजान काफी से जख्मी हो जाती है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें जहाँ पर मेरे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, मेरे डिसाइपल्स को इस सब में इन्वॉल्व मत करो क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तो फिर मेरे साथ ही फाइट करो। वो उसे कहता है तो फिर मैं भी तो यहाँ पर तुम्हारे साथ ही फाइट करने के लिए आया हूँ। तो वो हमारा जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, वो बार बार उसके अटैक को अवॉइड कर रहा होता है। इसके साथ ही हमारे जुंजी के कंधे के ऊपर एक किक मारता है जिससे हमारा जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। सैसिन उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, जल्दी से इसको खत्म करते हैं क्योंकि मुझे और ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। वो जुंजी के ऊपर आखिरी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वो दूसरा लड़का जिसका नाम मिटियोर बताया गया था वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो अटैक को ब्लॉक करता है और उसको बचा लेता है। हमारा जुंजी भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है और इसको क्यों बचा रहा है। तो वो सैसिन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है अब यहाँ पर कौन आ गया है, पहले इसकी स्टूडेंट बीच में आकर इसको बचा लिया, अब यहाँ पर किसी और ने आकर इसको बचा लिया है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। लगता है कि बहुत सारी लड़कियां और लड़के तुम्हारे आसपास घूमते फिरते हैं। कि मीटियोर अपनी तलवार को लेकर उस सैसिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, चलो देखते हैं कि तुम मेरा मुकाबला कैसे कर पाते हो। अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बार बार अटैक करता है और वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। सैसिन को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर साथ ही वो फिर से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और साथ ही उसके पास जो तलवार होती है वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है। शेप शिफ्टिंग वाली तलवार के साथ सामने वाले मीटियोर के ऊपर अटैक करता है तो मीटियोर भी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों जब अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं और अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हैं, यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद सैसिन को दिखाते हैं, वो कहता है ये लड़का कौन है, तो मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो जिनो जैंगराम का एक्सपर्ट हूँ जबकि इस लड़की की कल्टीवेशन बेस मुझसे लो है। साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है, कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे भी यहाँ पर किसी ऐसे से फाइट करनी थी जिससे मुझे मजा आ सके। साथ ही वो कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर एक और स्पेशल मूव को यूज करते हैं। वो भी अपने स्पेशल मूव को यूज करता है जबकि दूसरी तरफ से और भी अपने स्पेशल मूव को यूज करने लगा है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए स्पेशल मूव को जब यूज करने लगता है तो सैसन का जो अटैक होता है वो इनविजिबल अटैक होता है, उसकी वजह से काफी सारी तरंगे निकलती है जिनकी वजह से मीटियोर की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके दोनों बाजुओं के ऊपर बहुत सारे कट्स और स्लैशेज लगती हैं। जुंजी पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, वो कहता है इस लड़के की बॉडी के अंदर पॉइजन सेक्टर वालों ने इसको जो पॉइजन दिया था उसका एंटीडोट तो इसने ले लिया था, लेकिन उसको प्योरीफाई होने के लिए कम से कम 5 दिन लगने हैं। अभी तक इसकी बॉडी के अंदर इस पॉइजन के इफेक्ट्स हैं, ये ज्यादा देर तक इस सैसन के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और ज्यादा देर तक फाइट भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो उसे वहाँ पर अटैक को ब्लॉक तो कर रहा होता है लेकिन इसी के साथ वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगे होते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है कि उसी वक्त सैसन फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर उसे मारने लगता है, जुंजी चलाकर उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। वो मीटियोर को मारता नहीं बल्कि अपनी तलवार को दीवार में गड़ा देता है और उसको छोड़ देता है। सैसन हमारे जुंजी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों की फिक्र कर सको? मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो। हमारा जुंजी उसे कहता है ये फाइट इन सभी लोगों की थी ही नहीं, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे फाइट करनी चाहिए, तो इन सभी को छोड़ो और हम लोग किसी और जगह पर जाकर फाइट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 166 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 167 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि असैसिन जब मीटियोर को मारने लगता है, हमारा जुंजी उसे कहता है इन सभी लोगों को इस फाइट में शामिल ना करो क्योंकि ये फाइट इन सभी की है ही नहीं। हाँ, टारगेट मैं हूँ तो मेरे साथ फाइट करो, हम लोग किसी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। मीटियोर उसे कहता है लगता नहीं है कि तुम्हारे पास इतने उन सभी की फिक्र करने का टाइम है। मीटियोर भी उसे कहता है हमारी हालत काफी ज्यादा बुरी है, तुम काफी जख्मी हो, तो तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जुंजी उसे कहता है मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दो, जितनी ज्यादा हालत बुरी मेरी है उतनी ज्यादा हालत तुम्हारी भी बुरी है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले जहाँ पर एंटीडोट दिया था उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब तो होने दो और उस अपने पॉइजन को प्योरीफाई होने दो, उसके बाद तुम फाइट करने के लायक बनोगे। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर फाइट करके अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंजरीज है वो परमानेंट हो जाएंगी। सुनने के बाद मीटियोर आगे से खामोश हो जाता है। फिर साथ ही हमारा जुंजी लू किंगजान से कहता है लू किंगजान मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के सभी को अपने साथ लो, रास्ते को लीड करो, उन सभी को अपने साथ लो, यानी कि 50 डिसाइपल्स में से जितने भी जिंदा है उन सभी को, जख्मियों को भी अपने साथ लेना, यहाँ से निकल जाना। वो उसे कहती है लेकिन मास्टर आपका
क्या होगा? जुंजी उसे कहता है मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी वेंजियन पवेलियन का एक आउटपोस्ट है जो कि इस वक्त यानजैंग सिटी में है। मुझे लगता है कि एक बार तुम माउंटेन को छोड़कर उस जगह पर पहुंच गए तो तुम सभी लोग सेफ हो जाओगे। कहती है लेकिन मास्टर आपका क्या होगा? हमारा जुंजी उसकी बात को इग्नोर करते वहाँ से आगे चल पड़ता है, जबकि असैसिन भी उसके साथ ही होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सबको गुड बाय बोल चुके हो, वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं बचने वाला, ये सभी के सभी तो मरेंगे, फिर इन सभी को बाय बोलने का कोई फायदा ही नहीं था। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम एक जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट हो, इन सभी का तुम्हारे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सभी को मारकर अपने हाथ गंदे करने चाहिए। ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मुझे मारने के लिए और मेरे डिसाइपल्स को मारने के लिए। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताओ, अभी वैसे भी हमें काफी दूर तक चलना है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है मुझे पता है कि इंटरनल अफेयर्स में से किसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, उस डिपार्टमेंट के लोगों का मेरे साथ झगड़ा चल रहा है। सब कुछ उस अर्थक्वेक के साथ शुरू हुआ जो कि वैली ऑफ डेथ में आया था, और उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टल्स की एक वेन मिली। उस ओरा क्रिस्टल्स की वेन को ढूंढने के लिए बहुत सारे डिसाइपल्स और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को यहाँ पर भेजे जाने वाला था। इंटरनल अफेयर्स के डिपार्टमेंट के लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया, मेरे डिपार्टमेंट के बच्चों को सबसे पहले यहाँ पर भेज दिया, जबकि यहाँ पर अभी और दूसरा कोई भी नहीं आया था। और उसके बाद उन्होंने ये सारा प्लान बनाया था, उन्हें लगा कि वो इस जगह के ऊपर हमें बड़ी आसानी से मार सकते हैं। इसके बाद जब वहाँ पर हमारा गाइड था जो हमें लीड कर रहा था, पत्थरों के गिरने के बाद वो गाइड अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मतलब यही है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत ही हो रहा था। वहाँ पर एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया ताकि हम लोग बाहर ना निकल सके और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो आगे बढ़ने का। उसके बाद हमारे पर वाइल्ड मॉन्स्टर्स ने अटैक किया जो कि पागल हो चुके थे। उन बेसर्ग मॉन्स्टर्स ने हमारे पर क्यों अटैक किया, जैसे कि कोई जानबूझकर उन्हें उस तरफ भेज रहा था। मेरे सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन वो सारे के सारे सब में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी तो विश्व में इन्वॉल्व होने की कोई रीजन भी नहीं थी। मिस्टर चैंग ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरे डिसाइपल्स को मरवा दिया। तो असैसिन भी उसे कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुम्हें पता चल गया है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, कि मुझे बताया गया था, तुम वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार हो। लोग चलते हुए जब केव के खुले एरिया में चले जाते हैं, असैसिन उसे कहता है यहाँ पर काफी सारी स्पेस है, क्यों ना हम लोग यहीं पर इस काम को खत्म करें। तो वो असैसिन उसे कहता है वैसे तो मैं इस तरह के छोटे मोटे काम बिल्कुल भी नहीं करता जो कि कवर अप्स के तौर पर होते हैं, लेकिन क्या करूँ, वेंजियन पवेलियन के साथ मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। उन लोगों के कहने पर मुझे ये काम करने के लिए आना पड़ा। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पर काफी सारा एक्शन देखने को मिल जाएगा, और अब तो यहाँ पर आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया, तुम्हें मारने के लिए आया, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और मुझसे फाइट करने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने आप को पहले हील कर लूँ। एक बार मैं अपने आप को हील कर लूँ, उसके बाद हम लोग आपस में प्रॉपर फाइट कर सकते हैं। तो असैसिन उसे कहता है लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, ठीक है मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, 30 मिनट के लिए तुम अपने आप को हील कर सकते हो। जुंजी वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट करता है, और साथ ही वो सोच रहा होता है ये कोई आम सा थग नहीं है, यानी कोई आम सा को बैंडेड या गुंडा नहीं है, कि ये एक बहुत ही हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल किलर है, मुझे इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा जुंजी कहता है मुझे अपने आप को हील करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत है, मेरे राइट हैंड के ऊपर जो इंजरी है उसको हील करने में मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, अगर मैं जहाँ पर अपने फिनिक्स के ब्लड को एसेंस को भी यूज कर लेता हूँ। जुंजी कहता है मेरा काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर मार नहीं सकता, मुझे अभी और बहुत ज्यादा कुछ करना है। तो वहीं पर बैठे बैठे उसके माथे के ऊपर से एनर्जी चमकना शुरू हो जाती है, जबकि उसके सामने वो असैसिन खड़ा होता है। वो कहता है ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी क्यों निकल रही है, और ऊपर से ये यहीं पर बैठ कर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो कहता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये जहाँ पर मेरे सामने बैठकर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर रहा है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता है कि ब्रेक थ्रू करने के दौरान इंसान वल्नरेबल होता है, कि उसके ऊपर अगर छोटी सी चोट भी लगाई जाएगी तो वो मर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे सामने बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा रहा है, यानी कि इससे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या इस लड़के को मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है? तो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसके साथ एक तलवार बनाता है, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है चलो देखते हैं मेरे पर वाकई में इतना ज्यादा भरोसा है या फिर इसने अपने इर्द गिर्द कोई शील्ड बनाई हुई है। तो जैसे ही उसका एनर्जी अटैक उसके साथ टकराता है, पर एक बड़ी सी तलवार निकल आती है। वो जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के के पास तो इतना ज्यादा ऑमिनस ऑरा कहाँ से निकल रहा है, ये वाली कौन सी टेक्निक है? जुंजी उसे कहता है मैंने जहाँ पर जैंग पैलेट को सॉलिडिफाई कर लिया, अब मैं जहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने लगता है, उसी वक्त वो अपने माइंड के अंदर चला जाता है। अपने माइंड के अंदर जाने के बाद वो काफी हैरान होता है कि मैं कौन सी स्पेस के अंदर आ गया हूँ। उसी वक्त ब्लैक होल स्वर्ड उसके पास आती है और उसे कहती है तुम इस वक्त अपने ब्रेन के अंदर हो। जुंजी उसकी तरफ देखता और कहता है ज़ाओही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़ाओही उसे कहती है मुझे तो तुम्हारा बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर चूज किया और इसी टाइम के ऊपर चूज किया, जबकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। साथ ही उसे कहती है चलो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। वो आगे बढ़ती है और हमारे जुंजी को किस कर देती है। जैसे वो जुंजी को किस करती है और उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स देने वाली हूँ ताकि तुम इस असैसिन को हरा सको। और हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर जबरदस्त पावर आ जाती है, वो एक जबरदस्त चीख मारता है। इसी के साथ ही वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। जुंजी काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, मेरे पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई हैं? तो ज़ाओही उसे कहती है अब तुम्हारे पास मेरी पावर्स हैं, ये सारी की सारी पावर्स को तुम यूज कर सकते हो और तुम इस बैटल को बड़ी आसानी से जीत पाओगे। ये अपनी आंखें खोल लेता है, ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। असैसिन भी पीछे की तरफ गिर जाता है। तो असैसिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। असैसिन कहता है तुमने यहाँ पर वाकई में ब्रेक थ्रू
कंप्लीट कर लिया। ना है कि तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो कि कल्टीवेशन मैनियाक है। हमारा जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं, मैं एक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए आया हूँ और तुम्हें और तुम्हारे जैसे उन सभी लोगों को जो कि अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करते। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे 30 मिनट दोगे, लेकिन तुमने इसके बीच मेरे पर अटैक कर दिया और तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तो असैसिन भी जल्दी से अपनी स्पिरिट को रिलीज करता है, अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें यहाँ पर पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम कैसे बचोगे, और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम मुझे सजा दोगे। हमारा जुंजी उसे कहता है जरा देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो एनर्जी से बनी हुई काफी सारी एनर्जी प्लेट्स निकलते हैं और सारे उसकी तरफ आके बढ़ते हैं। असैसिन जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करने लगता है और कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह के अटैक्स को तो मैं आंखें बंद करके ब्लॉक कर सकता हूँ। वो अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है तो वो अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, वो सारे के सारे अटैक्स उसकी बॉडी में पियर्स होना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने अपनी तलवार को निकाला ही कब, मैंने इस लड़के को तलवार निकालते हुए देखा भी नहीं। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है जबकि वो काफी हद तक जख्मी हो चुका है। वो कहता है ये मुझसे ज्यादा फास्टर कैसे हो सकता है। जबकि हमारा जुंजी अपनी लाइट स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ने के बाद कहता है क्या वाकई में यही वो ब्लैक होल स्वर्ड की पावर है जो उसने मुझे लैंड की है, यानी कि उसने मुझे अपनी पावर्स दी हैं। जी को यहाँ पर वो बात भी याद आती है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और मेरी सोल को करप्ट कर सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। दूसरी तरफ से वो असैसिन अपनी एक स्पेशल स्किल जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं उसको यूज करता है तो वो अपने डॉपलगैंगर्स क्रिएट कर लेता है क्योंकि वो इतनी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे कि उसने अपने क्लोन्स बना लिए हों। जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस मूव की स्पीड कितनी ज्यादा है, ये 1 सेकंड का 1000 का हिस्सा है। तो इंसान मुझे अपनी तरफ आते हुए देख भी नहीं पाता, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है और तुम मुझे काउंटर कैसे कर पाओगे, तुम तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। वो जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहा होता है तो सिर्फ जुंजी खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके दोनों आफ्टर इमेज वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जबकि तीसरा वहां पर बचता है। जुंजी अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उस असैसिन की स्पीड बहुत ज्यादा कम रह जाती है। वो असैसिन इस बात से काफी हैरान होता है। जुंजी उसे कहता है ये मेरी स्पीड नहीं है, तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई है, मैं जिस तलवार को यूज कर रहा हूँ उसकी स्पेशलिटी यह है कि वो तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और मेरे तक पहुंचने तक तुम्हारी स्पीड कम रह गई है। ये बात सुनने के बाद वो भी कहता है तो क्या तुम्हारे पास ब्लैक होल स्वर्ड है। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है वो तलवार यहाँ पर कैसे है, और वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। असैसिन कहता है तो तुम्हारे पास इस तरह का वेपन है जो कि एक हेरेटिक वेपन है और तुम्हारे पास से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, और वो भी यहाँ पर सीरियस होने लगा है। तो कहता है तो मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज करने लगा हूँ। तो उसकी सीक्रेट आर्ट का नाम ब्लड कंबस्शन होता है। जब वो ब्लड कंबस्शन टेक्निक को यूज करता है तो उसकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है और वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। कहता है कि तुमने मेरी तलवार को तोड़ दिया, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और उसके दोनों हाथों के आगे नाइफ निकल आते हैं, यानी कि तलवारों जैसे बड़े बड़े नाइफ निकल आते हैं। और जुंजी से कहता है तुमने मेरी तलवार तोड़ी थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओगे। उसने अपने हाथों के अंदर से जो तलवारें निकाली हैं वो असल में तलवारें नहीं है बल्कि उसकी हड्डियां हैं। उसने अपनी हड्डियों को यहाँ पर तलवार बना लिया, बल्कि वो अपने पूरे जिस्म की हड्डियों को तलवार बना सकता है। दोनों ब्लेड्स के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो भागते हुए जुंजी के करीब पहुंचता है। जुंजी कहता है ये तो पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। जुंजी फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। पर वो बहुत ही डेविलिश स्माइल देते हुए आगे से हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है चलो देखते हैं क्या तुम कैसे बचते हो। अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पसलियों की हड्डियों को बाहर निकालता है और पसलियों की हड्डियों के साथ ही वो जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसकी रिब्स हमारे जुंजी के कंधों के ऊपर लगती है जिससे हमारा जुंजी भी जख्मी हो जाता है। अब हमारा जुंजी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और कहता है ये तो अपनी रिब्स को बार की तरह यूज कर सकता है और मेरे पर अटैक कर सकता है, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लकीली मेरी तलवार ने यहाँ पर मुझे बचा लिया है। जबकि वो असैसिन सोच रहा होता है अगर कोई और यहाँ पर होता और वो मेरे स्टैक के साथ हिट होता है वो तो कभी भी इसके साथ बच नहीं सकता था, लेकिन ये लड़का ये तो वाकई में जियन पवेलियन का यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर होने के लायक है। वो फिर से अपनी बॉडी के अंदर से अपनी रिब्स के साथ तलवारें बनाता है और उसे कहते हैं चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर टिक पाते हो। तो इस बार असैसिन एक स्पेशल स्किल को यूज करने लगा है। वो वहाँ पर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से रिब्स बाहर निकली हुई है, तो वो इस एक पंखे की तरह वहाँ पर घूम रहा था और इसकी सीक्रेट आर्ट का नाम 1000 बोन कटर होता है। जुंजी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है और अपने एक स्पेशल मूव को यूज करने लगा है जिसका नाम ग्रेट माउंटेन स्प्लिटर होता है। हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ अपने स्पेशल मूव को रिलीज कर देता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ से वो अपने बोन कटर मूव को यूज कर रहा है। तो इस धमाके के होने के बाद क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड 160 का यहीं पर एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 168 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जुंजी की फाइट असैसिन के साथ हो रही होती है। तो और असैसिन जो होता है अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को यूज करता है जो शायद एक फॉरबिडन टेक्निक होती है जिससे कि वो अपनी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं उनको वेपन की तरह यूज कर सकता है। वो हमारे जुंजी के ऊपर अपने फाइनल मूव के साथ अटैक करता है जिसमें उसकी रिब्स जो होती है वो बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और वो घूमते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा जुंजी भी सामने की तरफ से एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था और वहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था। तो इस
एपिसोड की शुरुआत में हमारे जुंजी को दिखाते हैं। धमाके के बाद हमारा जुंजी वहाँ पर जख्मी हालत में खड़ा होता है, जबकि वो असैसिन भी उसके सामने खड़ा होता है। वो असैसिन भी काफी बुरी हालत में होता है, उसकी बॉडी के अंदर से भी काफी सारा खून निकल रहा होता है, जबकि उसकी रिब्स भी टूट चुकी होती हैं, जो कि ब्लेड बनकर बाहर निकली थी। उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक मरे कैसे नहीं हो, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन बेस और तुम्हारे स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी तरीकों को यूज करते हुए तुमसे फाइट करता तो मैं अभी तक मर चुका होता और मैं कभी भी तुमसे इस फाइट को जीत नहीं सकता था। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि तुमने मेरे हाथ में ब्लैक होल स्वर्ड को देखा और तुमने यहाँ पर इस स्पेशल टेक्निक को यूज किया जो कि तुम्हारे लिए बैकफायर हुई। यानी कि ये वाली स्पेशल टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरे पास एक हिडन मूव था जिसको मैंने यूज कर लिया। इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं स्पेशल मूव को भी यूज कर सकता हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर हार गए हो। और ऊपर से तुमने यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया था वो एक ऐसी टेक्निक है जिसे फॉरबिडन टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तुम यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी हड्डियों को वेपन की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन अगर तुम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर भी लेते तो 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें मुझे खत्म करना था, इसी वजह से तुम इतनी तेजी के साथ स्पेशल मूव्स को यूज कर रहे थे। मुझे तुम्हारी स्पेशल टेक्निक के बारे में पहले से पता था, इसी वजह से मैंने अपने आप को डिफेंसिव मूड में कर लिया और 1 मिनट तक अपने आप को बचाया और साथ ही अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक किया जिससे मैं तुम्हें हरा पाया हूँ। तो वो असैसिन हमारे जुंजी से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो, इतनी यंग एज में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे आ सकती है, मुझे रियल में बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी रियलिटी ये नहीं हो सकती। जुंजी उसे कहता है अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरी रियलिटी क्या है और मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो। जुंजी अब उसके ऊपर अटैक करने लगा और वो असैसिन मरने से पहले उसे कहता है तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, इतनी सारी विजडम और इतनी यंग एज में इतना सब कुछ होना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वो हो। वो जितना ही कहता है किसी के साथ हमारा जुंजी उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर मर जाता है। जुंजी ने उस असैसिन की गर्दन काट दिया। उस असैसिन को मारने के बाद हमारा जुंजी भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है मैंने यहाँ पर इस असैसिन को मारने में अपनी बहुत सारी पावर्स को कंज्यूम कर लिया है। इतनी सारी पावर्स कंज्यूम करने के बाद अब इन सभी को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये लगता नहीं कि सिचुएशन अभी खत्म हुई है क्योंकि मुझे अभी सब कुछ यहीं पर खत्म करना होगा। उसके बाद फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इसी एरिया में वैली ऑफ डेथ में बीस्ट टाइड आती है। बीस्ट टाइड का आपको पहले से ही पता है कि जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बेसर्क हो जाते हैं और पागलू की तरह आसपास भागना शुरू कर देते हैं और रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको मारी जाते हैं। तो किंग जियान तक ये खबर पहुंचती है, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वैली ऑफ डेथ में अचानक से बीस्ट टाइड कहां से आ गई। तो मास्टर किंग जियान मास्टर टैंग से कहते हैं मास्टर टैंग क्योंकि इस वक्त हम दोनों ही सिर्फ इस जगह के ऊपर मौजूद है और हमें इस बारे में पता है कि इस वैली ऑफ डेथ में इस वक्त बीस्ट टाइड आई हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से जाकर जियान पवेलियन बाकी के सभी एल्डर्स को भी बता दो कि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या है और वो सभी लोग यहाँ पर ना आए, कुछ रेस्क्यू टीम को भी यहाँ पर भेजा जाए क्योंकि इस वक्त स्वर्ड मास्टर लूजन अपनी टीम के साथ वैली ऑफ डेथ के अंदर है और हमें उन्हें बचाकर लाना होगा। तो मास्टर टैंग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ती है जबकि मास्टर किंग जियान आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर हमारे जेसन टैंग और उसके दोस्तों को भी दिखाते हैं। ये तीनों ही दोस्त एक क्लिफ के ऊपर खड़े ये देख रही होती हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। जेसन टैंग हंसते हुए कहता है अचानक से यहाँ पर बीस्ट टाइड आ गई, इनको तो पता भी नहीं होगा कि ये वाली बीस्ट टाइड ये भी हमारे कारनामा है। चाहे ये स्वर्ड मास्टर लूजन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे ये यंगेस्ट हीरो ही क्यों ना हो और यंगेस्ट स्वर्ड मास्टर ही क्यों ना हो, बीस्ट टाइड में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और सारे के सारे बिजर्ग मॉन्स्टर्स का सामना कर पाना उस अकेले के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसके पास तो सिर्फ उसके 50 डिसाइपल्स हैं, वो सभी के सभी मारे जाएंगे। तो कि यूज़ैंग उसे कहता है ब्रदर तुम्हें पता है ना कि इस सब के करने के लिए हमने कितना ज्यादा खर्च किया है। इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज थे हमने सारे के सारे रिसोर्सेज को खर्च कर दिया ताकि हम लोग यहाँ पर स्वर्ड मास्टर लूजन की मौत को प्लान कर सके और यहाँ पर ये सब कुछ इतना कुछ करने के लिए हमें कितने सारे रिसोर्सेज को जाया करना पड़ा है। तो जेसन चैंग कहता है ये पैसा तो बहुत ही कम था लेकिन मुझे अभी भी इस बात के ऊपर डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ड मास्टर लूजन दोबारा से मिट्टी के अंदर से भी निकल आए। तुम्हें पता है ना कि वो हमेशा ही जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, अगर उसके सारे के सारे डिसाइपल मर भी जाते हैं तभी वो कहीं ना कहीं से रिंगता हुआ बाहर निकल आएगा। इसलिए मैं उसको अपनी आंखों के साथ मरता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उसकी डेड बॉडी को देखना चाहता हूँ। यहीं से नेक्स्ट सीन में जुंजी के स्टूडेंट्स का भी दिखाया जाता है। तो जुंजी के जो बचे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कुछ जख्मी दोस्तों को अपने साथ उठाकर वापस की तरफ आ रहे होते हैं। सभी लोग दूसरी चेक पॉइंट की तरफ आगे बढ़े होते हैं जहाँ पर हमारे जुंजी ने उन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा था। रास्ते में उनके सामने काफी सारे स्पिरिट बीस्ट भी आ रहे होते हैं। तो लूजिंग कहता है जहाँ पर जितना ज्यादा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही ज्यादा स्पिरिट बीस्ट आते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमें ये तो नहीं पता था कि स्पिरिट बीस्ट का बीस्ट टाइड आने वाली है। तो लू किंग जियान उन लोगों से कहती है क्यों ना हम लोग वापस उसी केव में चलें जहाँ पर हम लोग स्वर्ड मास्टर लूजन से अलग हुए थे, हमें वहीं पर चलकर छुप जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग बीस्ट टाइड से बच सकते हैं। हम लोग अपने मास्टर को भी तो नहीं छोड़कर जा सकते, हमारे मास्टर भी तो वहीं पर थे। पूजान जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है क्या इस बात का क्या मतलब है, क्या मास्टर वहीं पर उस केव के अंदर ही थे, क्या हमने मास्टर को केव के अंदर छोड़ दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि मास्टर उस केव के अंदर है। उसे कहती है मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे वहाँ से आना पड़ा, मास्टर ने मुझे खुद आने का कहा था। सभी लोग वहाँ से भागते हुए वापस उस केव की तरफ आते हैं क्योंकि उन तीनों दोस्त उस वक्त बेहोश थे उस वक्त जब असैसिन आया था। सभी
सभी लोग वापस उस केव में आते हैं और केव में आने के बाद आकर हमारे जुंजी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जुंजी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। गुजान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे मास्टर तो यहाँ पर है ही नहीं है। तो लू किंगजान उन लोगों से कहती है ये सारी की सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं सब कुछ ठीक से गार्ड नहीं कर पाई और अपने मास्टर को भी नहीं बचा पाई। तो वो पीले बालों वाला लड़का मीटियोर वो भी उनके साथ ही होता है। वो उन्हें सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हें सामने की तरफ जाना है। वो उसे कहते हैं तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि हमें उस तरफ जाना है। वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है उस तरफ चलो। तो सभी लोग वहां से सामने की तरफ चल पड़ते हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन में जेसन चैंग के घर का दिखाया जाता है। रात के वक्त जेसन चैंग वापस अपने घर में आता है और दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। ये लोग यहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि यूजन जेसन से कहता है ब्रदर जेसन मैंने सुना है कि हमारे स्वर्ड मास्टर जो है सॉरी पवेलियन लॉर्ड जो है पूरे 5000 एलीट वॉरियर्स को स्वर्ड मास्टर लूजन और उसकी टीम को ढूंढने के लिए वैली ऑफ डेथ में भेज दिया है। वो सभी सुबह के वक्त निकलेंगे उसको ढूंढने के लिए। तुम्हें क्या लगता है क्या उनकी डेड बॉडी वहाँ पर से मिलेगी या नहीं? लगता है कि हमारे पवेलियन लॉर्ड जो है उस लड़के को वाकई में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जेसन कहता है अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो लोग वहाँ पर जाकर उसकी डेड बॉडी को तो ढूंढने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी डेड बॉडी भी मिलेगी क्योंकि बीस्ट तो उसकी डेड बॉडी को भी खा जाएंगे। तो टैंक किंग उन लोगों से कहता है मुझे एक और बात का भी डर है। मैंने सुना है कि पनिशमेंट हॉल के लोग इस वक्त इस वब में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। वो सभी लोग जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें वहाँ पर जाने के बाद कुछ पता चल जाए और अगर कुछ पता चल गया तो हम सभी लोग फंसेंगे। यूजन उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस बार हम सभी लोगों ने बीस्ट टाइड को यूज किया है कवर अप करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पर कुछ सबूत को छोड़ा भी होगा तो वो सारे के सारे सबूत बीस्ट टाइड की वजह से मिट जाएंगे। अगर वहाँ पर लाशें भी होंगी तो वो लाशों को भी खा जाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे बीस्ट हैं। जेसन चैंग भी आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो नहीं लगता उन्हें वहाँ पर स्वर्ड मास्टर लूज उनकी डेड बॉडी भी मिलने वाली है क्योंकि उसकी डेड बॉडी को तो सारे के सारे बीस्ट खा गए होंगे। टैंक किंग उसे कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हारी ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की लगी। साथ ही वो उसकी तारीफें भी कर रहा होता है। वो उसे कहता है तुम्हारा टैलेंट तो उस लूज उनके टैलेंट से बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो। फिर जेसन उन दोनों से कहता है इस बार तुम लोगों ने मुझे फॉलो किया और तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगली बार भी मुझे इसी तरह फॉलो करना और देखना मैं तुम लोगों का फ्यूचर बना दूंगा, तुम दोनों की किस्मत बन जाएगी। तो बस मुझे इसी तरह फॉलो करते रहना है। उसी वक्त वहाँ पर उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे कि किसी ने उसके दरवाजे के ऊपर किक मारी हो। तो वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनके दरवाजे के सामने वो असैसिन खड़ा होता है और उस असैसिन ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा होता है जिसके अंदर उसने सर रखा हुआ है। सारी लड़कियां जो कि वहाँ पर डांस कर रही होती हैं वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं। सभी लड़कियों के भागने के बाद जेसन चैंग उसे कहता है वो लो हमारा हीरो आ गया, ये तो वही असैसिन है जिसको हमने लूजन को मारने के लिए भेजा था। ये असैसिन हमारा जुंजी होता है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो जेसन उसे कहता है तुम पूरे टाइम के ऊपर आए हो, चलो जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुम क्या लेकर आए हो। लगता है कि तुम उस लूजन का सर लेकर आए होगे। तुम काफी ज्यादा थके हुए भी होगे, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ, रेस्ट करो। तुम यहाँ पर बैठ कर वाइन पियो और साथ में खाना खाओ। हमारा जुंजी उस कटे हुए सर को उसके सामने फेंक देता है। वो कहता है चलो ठीक है अब मैं होती इसको देख लेता हूँ। तो वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाने लगा है। जबकि की यूजन और टैंकिंग भी उसके साथ ही होते हैं। तीनों बड़े ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लूजन का सर है। वो जैसे उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर लूजन का सर तो नहीं होता, यानी कि हमारे जुंजी का सर तो नहीं होता बल्कि उसी असैसिन का कटा हुआ सर होता है। और फिर साथ ही हमारा जुंजी अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को उतारता है। वो सभी लोग उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लूजन है। सबसे पहले टैंकिंग वहाँ से भागना शुरू करता है। टैंकिंग जैसी भागकर जा रहा होता है वक्त उसकी बॉडी के आर पार एक तलवार हो जाती है। हमारा जुंजी तलवार मारता है और टैंकिंग को वहीं पर मार देता है। जुंजी उन लोगों से कहता है तो तुम लोगों को मिले हुए काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, तो अब यहाँ पर हिसाब करने का वक्त आ चुका है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ की यूजन और उसके साथ साथ जेसन चैंग ही बचे हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो की यूजन उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरी जान बख्श दो। की यूजन यहाँ पर माफी की भीख मांग रहा होता है। वो उसे कहता है हम लोगों के दरमियान में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मेरा तुमसे कोई भी पर्सनल झगड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें मेरी बात की समझ आ जाएगी। हमें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की जान लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जुंजी उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? उसे कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही उसके सामने अपना सर झुकाकर वो उसे कहता है मैं इस बात को एडमिट करने को तैयार हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है। अगर आज तुम यहाँ पर मेरी जान बख्श देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसका तुम्हें 1000 गुना वापस करूंगा। हमारा जुंजी उसे कहता है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम इसको कैसे पे करने वाले हो, तुम इसका 1000 गुना कैसे दोगे? आगे से उसे कहने लगता है कि वो उसे कैसे पे करेगा। सोच रहा होता है कि अब इसे ऐसा क्या दूंगा जिसकी वजह से वो उसकी जान बख्श देगा, यानी कि उसे 1000 गुना उसे कुछ वापस देना है। तो वो उसे कहता है ठीक है फिर मैं आज के बाद से तुम्हें हमेशा डैड कहा करूंगा। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बाप बन सकता हूँ? और साथ ही तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ और बदतमीज बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारे जुंजी ने जहाँ पर की यूजन को भी मार दिया है। तो की यूजन को मारने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जेसन चैंग वहाँ पर बचा है। तो जेसन चैंग बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके दोनों दोस्तों की मौत उसकी आंखों के सामने हुई है। हमारा जुंजी अब उसको भी मारने वाला है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 168 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 169 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेसन चैंग बेचारा अब आखिरी बचा है क्योंकि हमारे जुंजी ने उसके दोनों दोस्तों टैंकिंग और की यूजन को तो मार दिया है। जेसन चैंग वहाँ पर नीचे गिर जाता है, रोना शुरू कर देता है और जुंजी से माफी की भीख मांग रहा होता है। वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ लेकिन मुझे छोड़ दो। जुंजी उसे कहता है अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे सब कुछ बताने को तैयार हो, चलो फिर ठीक है, मुझे बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जेसन उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लू जुन, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी बात बताने वाला हूँ। उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस सारे के सारे प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, इस सारे के सारे प्लान का रियल मास्टरमाइंड मास्टर किन कियामो था, क्योंकि तुमने उसके बेटे की जान ली थी, इसी वजह से वो तुमसे बदला लेना चाहता था, इसी वजह से उसने ये वाला प्लान बनाया था। और की यूजन और ये टैंकिंग ये दोनों भी मेरे साथ मिले हुए थे। मैं और मेरे फादर हम दोनों तो बिल्कुल निर्दोष हैं, मुझे और मेरे फादर को इस सब में फोर्स करके लाया गया है क्योंकि हम दोनों का उनकी फैमिली के साथ रिलेशन है, इसी वजह से हमें सब में शामिल होना पड़ा। मेरा तुमसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। तो जुंजी से कहता है अच्छा तो ये बात है। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। साथ ही हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाता है और उसका दूसरा बचा हुआ बाजू भी काट देता है। जैसे ही उसका बाजू काटता है जेसन चैंग वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है, फिर अपना बाजू पकड़कर वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। हमारा जुंजी से कहता है मैं तुमसे जो भी पूछूंगा उसका सही से जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो बाजू की जगह पर अगली बार तुम्हारी गर्दन होने वाली है। वो अपने पास एक क्रिस्टल निकालता है और उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये 7 स्टार स्पिरिट स्टोन कहाँ से आया है। जेसन चैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला स्पिरिट स्टोन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वाला स्टार स्टोन ये वाला तो पिछले साल मेरे पास से गुम हो गया था। तुम्हारा जुंजी उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने पूछा कि तुम्हारे पास ये क्रिस्टल कहाँ से आया, मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने इसे कहाँ पर खोया था। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है रुको रुको प्लीज मैं तुम्हें बताता हूँ। जुंजी फिर से चलाकर उसे कहता है चलो जल्दी से बको। जेसन चैंग चलाकर उसे कहता है हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो उसे कहता है ये स्टोन ये एक गिफ्ट है, हमारे ग्रैंड मास्टर ने गिफ्ट के तौर पर मेरे डैड को दिया था, मेरे फादर को ये गिफ्ट के तौर पर मिला था, उसके बाद मेरे फादर ने ये गिफ्ट के तौर पर मुझे दे दिया, तो उसके बाद ये मेरे पास था। जुंजी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि स्वर्ड पवेलियन लॉर्ड जो होते हैं जिसका नाम फैन वूजी है वो भी इस सब में शामिल है। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी ज्यादा कीमती चीज कैसे हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मेरी मदर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। तो हमारा जुंजी से कहता है अब मुझे मेरे एक और सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ क्या 18 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो बताने लायक हो, क्या 18 साल पहले कुछ अजीब हुआ था। जेसन चैंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है 18 साल पहले तो मैं सिर्फ 3 साल का था, मुझे कैसे पता होगा कि 18 साल पहले क्या हुआ है। तो जुंजी फिर से आगे बढ़ता है, उसको कॉलर से पकड़ता और कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर दोबारा से सोच कर देखो 18 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो बताने लायक हो। अगर तुमने मुझे सही से जवाब दिया यानी कि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, अगर मुझे वो चीज पसंद नहीं आई तो फिर तुम जानते हो। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अच्छा रुको मैं जरा सोचने की कोशिश करता हूँ, मैं जरा सोच कर बताता हूँ कि 18 साल पहले क्या क्या हुआ था। तो जेसन चैंग उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर 18 साल पहले की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में सुनना चाहते हो तो मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे डैड ने मेरे से एक बार बात की थी, मेरे डैड ने बताया था कि आज से ठीक 18 साल पहले एंजियन पवेलियन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को लाया गया था, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और हर एक एस्पेक्ट में टैलेंटेड लड़की थी, वो एक बहुत बड़ी जीनियस भी थी और उस लड़की का नाम लियू मेंगजैन था। तो लियू फैमिली वालों ने अपनी इस लड़की की शादी जिंग चैंग गू के बेटे के साथ की थी, उनके साथ उन्होंने इसकी शादी को तय किया था ताकि वो अपनी दोनों के रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बना सके। लेकिन उस लड़की को इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, इसी वजह से उसने घर को छोड़कर भागना ज्यादा बेहतर समझा और वो घर छोड़कर भाग गई। जैसे कि कहा जाता है कि खूबसूरत औरतों का कोई एक ही दीवाना नहीं होता। हमारे जो पवेलियन लॉर्ड है फैन वूजी, उनका जो बेटा था वो भी इस लड़की मैंगजू से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो भी उसे पसंद करता था, तभी मैंगजैन से शादी करनी थी। तो फैन वूजी को भी अच्छी तरह से पता था कि ये लड़की लियू मैंगजैन ये बहुत ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड लड़की है, अगर उसके बेटे की शादी इस लड़की के साथ हो जाती है तो लड़के की तो जिंदगी संवर जाएगी, साथ ही साथ उनका लियू फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप छूट जाएगा जो कि एंशियंट स्टार सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है। इसी वजह से मास्टर फैन वूजी ने अपने बेटे को लियू फैमिली में शादी करने का फैसला किया और उन्होंने लियू फैमिली वालों के साथ जाकर इसकी बात भी की। ये खबर सब बाकी की सभी फैमिलीज और सेक्टर्स को पता चली कि ये दोनों बड़ी फैमिलीज की आपस में शादी होने वाली है, तो वहाँ पर एक केओस मच गई, सभी लोगों में हाहाकार मची हुई थी, वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। एक तरफ तो वो लड़का था जो कि वेंजियन पवेलियन का नया मास्टर बनने वाला था और दूसरी तरफ एक लड़की थी जो कि एक प्रोडिजी थी, यानी वो लियू फैमिली की यंग मिस थी और ऊपर से बहुत ही बड़ी पावरफुल और जीनियस लड़की थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। वो बुरा हादसा ये था कि ग्रैंड मास्टर यानी कि हमारे जो मास्टर फैन वूजी थे ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखने के बाद अपने बेटे को ही खो दिया, क्योंकि कहा जाता है लियू मेंगजैन ने न सिर्फ ग्रैंड मास्टर की ऑफर को रिजेक्ट किया यानी कि उनके बेटे से शादी करने से मना किया, बल्कि उनके बेटे की जान भी ले ली। उनके बेटे को मारकर वो वहाँ से भाग गई, उसने वेंजियन पवेलियन को छोड़कर भागने का फैसला किया और वो भागकर किसी दूसरी जगह के ऊपर चली गई। वेंजियन पवेलियन और इसके साथ साथ लियू फैमिली दोनों लोगों ने बहुत सारे लोगों को भेजा गया मेंगजैन को वापस लाने के लिए। तो मेंगजैन को वापस लाने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा गया, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके, वो उसको वापस ना ला सके। तो हमारा जुंजी उसकी स्टोरी सुनने के बाद उसे कहता है अच्छा ठीक है आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ अर्सा के बाद उसे क्लाउड
डायनेस्टी में देखा गया। क्लाउड डायनेस्टी में जहाँ पर उसे देखा गया वहाँ पर एक छोटे से सिटी में एक लड़के के साथ उसने शादी कर ली हुई थी और शादी करने के बाद उसका एक बेटा भी हो चुका था। जब उन लोगों ने उसका पता लगा लिया तो उसका पता लगाने के बाद उन लोगों ने उसके हस्बैंड को मार दिया और उसके हस्बैंड को मारने के बाद उन्होंने उस लड़की को वापस ले लिया जबकि बच्चे को वहीं पर छोड़ा है। उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर किसी बात को मिस तो नहीं किया? जेसन चैंग उसे कहता है नहीं, तुमने किसी भी चीज को मिस नहीं किया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एटलीस्ट हमारे ग्रैंड मास्टर को वो औरत वापस मिल गई जिसने उसके बेटे की जान ली थी, तो वापस लाने के बाद वो उसका बदला ले सकते थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि ल्यू फैमिली वाले ऐसा नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी मरे, क्योंकि वो एक जीनियस थी। इसी वजह से उन्होंने उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लिया। हमारे ग्रैंड मास्टर इस बात का बदला नहीं ले सके। आज ल्यू फैमिली वाले उस औरत को हमारे ग्रैंड मास्टर के हवाले कर देते तो हमारे ग्रैंड मास्टर उस औरत को कोई 1000 बार अपने हाथों से मारती उसके बेटे की जान लेने की वजह से। जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है क्योंकि ये तो हमारे जुंजी की माँ की बात हो रही है। वो उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा बताया। जेसन चैंग उसे कहता है यही वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो तुम्हें चाहिए थी, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, प्लीज मुझे जाने दो। जुंजी उसे कहता है तुम्हारा आंसर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। अभी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि अब तुम मुझे जाने दोगे। तुम्हारा जुंजी से कहता हाँ क्यों नहीं। उसी वक्त पीछे बिजली चमकती है और हमारे जुंजी का व्हाइट टाइगर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जेसन चैंग इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है और साथ ही पीछे गिर जाता है और कहता है ये बड़ा सा टाइगर कहाँ से आ गया, ये टाइगर यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कहता है स्वॉर्ड मास्टर लू जून प्लीज मुझे बख्श दे, मुझे मत मारो। जो भी मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। साथ ही वो कहता है जरा रुको, मैंने इस व्हाइट टाइगर को पहले भी कहाँ पर देखा है, मैंने इस टाइगर को पहले कहाँ पर देखा। फिर साथ ही वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो हमारे जुंजी की तरफ देखता है और कहता है तुम स्वॉर्ड मास्टर लू जून नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर लू जून नहीं हो तो फिर मैंने व्हाइट टाइगर को किसी और बंदे के साथ देखा। तो हमारा जुंजी उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं लू जून नहीं हूँ। अपने चेहरे के ऊपर हाथ मारता और अपनी अपीयरेंस को चेंज करते हुए दोबारा जुंजी बन जाता है और उसे कहता है अब तुम्हें कुछ याद आया, क्लाउड डायनेस्टी में लास्ट टाइम तुम और तुम्हारे फादर मुझे मारने के लिए आए थे। उस वक्त तुम लोगों ने अपना बदला ले लिया था और अब यहाँ पर मेरे बदले की बारी है। आज मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारे जुंजी का व्हाइट टाइगर आगे बढ़ता है, अपना मुंह खोलता है और उस बेचारे की गर्दन काट देता है, जिससे जेसन चैंग वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो जेसन चैंग के मरने के बाद हमारा जुंजी ने व्हाइट टाइगर को लेता और वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। जुंजी वहाँ से बाहर चला जाता है। हमारे जुंजी के वहाँ चले जाने के बाद जेसन के फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं वो तीनों बच्चों की लाशें देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। चिल्लाकर कहते हैं मेरे बच्चे की जान किसने ली। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं लू जून तुम जहाँ पर भी हो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जब तक मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुमसे ले नहीं लेता तब तक मैं शांत नहीं रहने वाला। नेक्स्ट सीन हमें दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। दोपहर के वक्त मास्टर किंग जियान अपने साथ हमारे जुंजी की बची कुची टीम को लेकर आ रहे होते हैं। वो सारे बच्चे काफी ज्यादा जख्मी भी होते हैं। ये सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ आ रहे होते हैं। मास्टर किंग चैंग इन सभी को अपने साथ लेकर आए हैं। तो गुशान बेचारा अभी भी काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है हम लोग अपने मास्टर को कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाए, मास्टर की तो डेड बॉडी भी कहीं पर नहीं मिली, पता नहीं मास्टर का क्या बना होगा। तो किंग शान उन लोगों से कहती है मैं तो बहुत ज्यादा बेकार निकली, ना तो वहाँ पर मास्टर का ध्यान रख सकी और ऊपर से मास्टर ने उस सुनहरी बालों वाले लड़के का ध्यान रखने के लिए मुझे कहा था, लेकिन वो लड़का भी यहाँ पर आते ही कहीं पर गायब हो गया। मैं तो उस लड़के को भी नहीं ढूंढ पा रही, अब मेरा क्या होगा। तो लू जिंग उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हम सभी लोग सेफ साउंड यहाँ पर पहुंच जाए हैं। और दूसरी बात उस सुनहरी बालों वाले लड़के की, तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी अच्छी तरह से हील हो चुका है, तो लगता है कि वो खुद ही चला गया होगा। तुम्हें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मास्टर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं हमें मास्टर स्वॉर्ड मास्टर लू जून वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला। अब हम लोग जब वापस जाएंगे तो जाने के बाद वहाँ पर काफी बड़ा बखेड़ा होने वाला है। ये लोग वापस की तरफ बढ़ होते हैं तो वहाँ पर पहले से जेसन के फादर खड़े होते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर आओ और जल्दी से इन सभी के सभी को गिरफ्तार कर लो, किसी एक को भी यहाँ पर से जाने मत देना। इन सभी लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है। वो सभी लोग तो बेचारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें तो इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं होता। वो चिल्लाकर उसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। स्पेशली गुशान भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने किसको मार दिया, हम तो यहाँ पर थे भी नहीं, हम किसी को कैसे मार सकते हैं। तुम यहाँ पर सोल्जर्स को लेकर खड़े हो ताकि वो हमें पकड़ सके, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जबकि हम लोग अभी वैली ऑफ डेथ से बचकर आ रहे हैं। तो मास्टर चैंग गुस्से के साथ उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों की जुबान तो कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह तेज चलती है। पहले तो हमेशा यहाँ पर तुम्हारा स्वॉर्ड मास्टर लू जून हुआ करता था जो तुम्हें बचा लिया करता था, लेकिन अब तुम्हारा स्वॉर्ड मास्टर लू जून यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी जुबान को संभाल कर चलाना चाहिए। तो मास्टर की आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब जबकि लू जून यहाँ पर नहीं है तो लगता है कि मुझे इन सभी बच्चों को कुछ मैनर सिखाने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे इनमें काफी सारी मैनर्स की कमी है, तो इन्हें मैनर तो सिखाने पड़ेंगे। तो मास्टर किंग जियान उन लोगों से कहते हैं मास्टर चैंग मास्टर की मैं तुम लोगों की बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम दोनों ने अपने अपने बेटों को खोया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम लोग इन बच्चों के ऊपर ये सब कुछ करो। इन सारे बच्चों के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली इन सभी को वैली ऑफ डेथ से बचाकर लेकर आया हूँ। ये सभी लोग अगर सारा टाइम मेरे साथ है तो फिर चलो यहाँ पर इस सिटी के अंदर तुम्हारे बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम इन लोगों के खिलाफ सिर्फ इसीलिए जा रहे हो क्योंकि ये स्वॉर्ड मास्टर लू जून के डिसाइपल्स हैं। स्वॉर्ड मास्टर लू जून यहाँ पर है भी नहीं और तुम यहाँ पर इन सभी के ऊपर इल्जाम लगाकर इन सभी को जेल में बंद करना चाहते हो। एक्शंस बहुत ज्यादा बारबेरिक है, तुम स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह बिल्कुल भी एक्शन
एक्शन नहीं ले सकते और तुम्हें इस बात की बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मास्टर चैंग गुस्से के साथ अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, इस सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। और वो उन लड़कों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो तलवार उठाकर वहाँ पर अटैक करते हैं तो वहाँ पर हमारा जुंजी आ जाता है और उसे कहता है चैंग चीज आओ, तुमने मेरे एक डिसाइपल के सर के एक बाल को भी छुआ तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 169 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर चैंग अपनी तलवार उठाकर हमारे जुंजी के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़कर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं तो हमारा जुंजी वहां पर पहुंच जाता है। जुंजी उसे कहता है मास्टर चैंग चीज आओ, बस यहीं पर रुक जाओ, तुमने मेरे किसी डिसाइपल के सर के एक सिंगल बाल को भी हाथ लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हमारे जुंजी को वहां पर देखने के बाद मास्टर चैंग और उसके साथ मास्टर की दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि हमारे जुंजी के स्टूडेंट से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मास्टर किंग जियान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। चैंग फैमिली के जो लड़के होते हैं मुझे देखकर काफी हैरान हो रही होती है और आपस में बातें कर रही होती हैं कि ये तो वाकई में स्वर्ड मास्टर लू जोनी है और ये अभी तक जिंदा भी है और ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। लगता है कि इसने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। मास्टर चैंग और मास्टर की बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर चैंग कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मास्टर की भी कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर बीस्ट डाइट थी और दूसरा हमने स्पेशली वहाँ पर एक असैसिन को भी भेजा था। उस असैसिन को स्पेशल इसे मारने के लिए भेजा गया था, फिर ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन ये तो हमारे सामने खड़ा है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हमारा जुंजी उसे कहता है स्वर्ड मास्टर चैंग तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े सुपोले हो, तुमने पहले मुझे मारने का प्लान बनाया और मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, यानी कि मैं अभी तक मरा भी नहीं, और तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को भी हाथ लगाने के बारे में सोच लिया, तुम मेरे स्टूडेंट्स को भी रास्ते से हटाना चाहते हो। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है मैं तुम्हारे लिए अपने पास से गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, ये गिफ्ट मुझे रास्ते में मिला था। उसके सामने उस कपड़े को फेंक देता है जिस कपड़े के अंदर उसने उस असैसिन के सर को रखा हुआ है। वो सर जब उसके सामने नंगा होता है तो मास्टर चैंग चीज आउट देखने का बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उस कपड़े के अंदर उसी असैसिन का सर होता है। मास्टर की और मास्टर चैंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जुंजी उनसे कहता है मास्टर चैंग अब मुझे ये बताओ क्या तुम इस बंदे को जानते हो, लगता है कि तुम इस बंदे को जानते होगे। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं नहीं मैं तो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता। हमारा जुंजी साथियों से कहता है मैं तो फिर वैसे ही परेशान हुआ जा रहा था, मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए एक असैसिन को हायर किया है जो कि जिनजांग राम का एक एक्सपर्ट है और मुझे मारने के लिए वहाँ पर आया था वैली ऑफ डेथ में, इसलिए मुझे माफ करना, शायद मैंने आपके बारे में कुछ ज्यादा गलत सोच लिया। आपके बारे में गलत सोचने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। चैंग और मास्टर की दोनों को समझ आ जाती है कि इस लड़के को पता है कि हम असैसिन को बेचा था। वो दोनों बिल्कुल खामोश होते हैं, आगे से कुछ भी नहीं कहते। मास्टर किंग जियान हमारे जुंजी से कहते हैं स्वर्ड मास्टर लू जोनी इस बात का क्या मतलब है, आपको मारने के लिए वहाँ पर असैसिन्स को भेजा गया था। हमारा जुंजी से कहता है तो मुझे यहाँ पर आप अलाउ करें, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा जुंजी कहता है किसी ने स्पेशल यही प्लान बनाया हुआ था। जब हम लोग वहाँ पर एक्सपीडिशन के लिए गए वैली ऑफ डेथ में क्रिस्टल्स को निकालने के लिए, टीम यानी अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर पहुंचा तो पहले से किसी ने ये सारे का सारा प्लान बना रखा था। वैली ऑफ डेथ में हमारा सामना बहुत सारी मुश्किलात के साथ हुआ था। वहाँ पर सबसे पहले तो हमारा गाइड जो था वहाँ से भाग गया। गाइड के भागने के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमारे पर अटैक किया। उसके बाद वहाँ पर बीस्ट टाइड आई। बीस्ट टाइड के बाद एक असैसिन ने हमारे पर अटैक किया। मैं कितना ही स्किल्ड क्यों ना होता, मैं इतनी सारी मुश्किलात का सामना एक साथ अकेले से हैंडल नहीं कर सकता था। इसी वजह से सब कुछ हुआ, मैं अपने स्टूडेंट से अलग हो गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मारे गए और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी हैं। तो गुजान और उसके बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं। गुजान उसे कहता है मास्टर ये मेरी गलती है कि मैं वहाँ पर आपकी बात को नहीं मान सका और आपका ध्यान नहीं रख सका। किंग जान उसे कहती है स्वर्ड मास्टर लू जोनी ये सारी मेरी गलती है क्योंकि आपने मुझे उस जख्मी वाले बंदे का ध्यान रखने का कहा था, लेकिन वो बंदा भी यहाँ पर आने के बाद गायब हो गया, मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पाई। इसके साथ ही हमारा जुंजी चिल्लाकर उन स्टूडेंट से कहता तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से आओ और मेरे स्टूडेंट्स के हाथ खोल दो, तुम लोगों ने इनको बांधा क्यों है। वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हो, जाकर उनके हाथ खोल देते हैं। लोग किंग जान रोना शुरू कर देती है और हमारे जुंजी से कहती है हम लोगों ने वहाँ पर आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन स्वर्ड मास्टर आप हमें वहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिले थे, हमें आपके कोई भी ट्रेसेस नहीं मिल पाए थे। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, मैंने अपने ट्रेसेस इसीलिए नहीं छोड़े थे क्योंकि वहाँ पर एक असैसिन था। वो असैसिन तुम सभी को मारना चाहता था। असैसिन को अपने साथ लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया ताकि मैं वहाँ पर अकेले में फाइट कर सकूं और तुम सभी स्टूडेंट्स की जान बचाई जा सके। वैसे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे भी इस बारे में कंफर्म नहीं था कि मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं, इसी वजह से मैं उसे वहाँ से काफी दूर लेकर चला गया था। सभी स्टूडेंट्स रोना शुरू कर देते हैं, हमारे जुंजी के साथ ही लिपट जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर हमें लगा कि हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, इसी वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन हम सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। तो जुंजी कहता है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक हो और तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार भी करते हो। जुंजी कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे अपने जख्मी डिसाइपल्स को देखने के लिए जाना है, इसी वजह से मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे हमारा जुंजी जाने लगता है तो मास्टर की उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। मास्टर चैंग भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं स्वर्ड मास्टर लू जोनी मुझे ये बताओ कि पिछले एक हफ्ते से तुम कहाँ पर थे। तुम वैली ऑफ डेथ में थे, लेकिन वैली ऑफ डेथ से तुम्हारे स्टूडेंट्स अकेले वहाँ से वापस आए और तुम वहाँ पर उनके साथ नहीं थे, तुम वहाँ पर मिसिंग थे। इसका मतलब क्या समझा जाए कि तुम उस मिसिंग टाइम में तुम कहाँ पर थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मिसिंग टाइम में तुम यहाँ पर आए, सिटी में आकर तुमने मेरे बेटे की जान ली, टैंकिंग और साथ में की यूजेन उन तीनों की जान
ले ली। उन तीनों की मौत रात को हुई है और तुम भी गायब थे और आज तुम अचानक यहाँ पर कहीं पर से चले आए हो। ये सारे का सारा कोई कोइंसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बहाना बनाने वाला हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहले उस वैली ऑफ डेथ में उस असैसिन की जान ली? असैसिन को मारने के बाद उसका कटा हुआ सारा अपने हाथ में पकड़ा और यहाँ पर मैं सिटी में चला आया। सिटी में आने के बाद मैंने तुम्हारे उन तीनों डिसाइपल्स को मारा, यानी तुम्हारे बेटे और बाकी के दोनों डिसाइपल्स को मारा और उसके बाद मैं फिर से वापस चला गया। डेथ से दोबारा से उस असैसिन का सर अपने हाथ में पकड़कर यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? गुजान चलाकर उसे कहता है तुम्हारा बेटा कोई इतना भी महान सेंट नहीं था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। अब तो मुझे सारे का सारा ब्लेम मेरे मास्टर के ऊपर ना ही डालो तो अच्छा है। हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती है और किसी और दुश्मन ने उसको मारा होगा। तो लोग किंग चान भी उसे कहती है हाँ हमारे मास्टर तो उस वक्त बहुत ज्यादा बिजी थे, वो असैसिन के साथ फाइट कर रहे थे। तुम्हारे जैसे तुम्हारे उस बेटे के साथ निपटने के लिए इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए तुम बकवास कर रहे हो और इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। यूजन चलाकर उन सभी लोगों से कहते हैं क्या तुम सभी लोगों को लगता है कि मैं तुम सभी लोगों की बातों को मान लूंगा? मुझे किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने अगर असैसिन को मारा है तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे बेटू को भी आकर मार सकता है। मास्टर चैंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोचना शुरू करते हैं। वो जुंजी की तरफ ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। हमने वहाँ पर जिस असैसिन को भेजा था वो तो जिन और जैंग राम का एक्सपर्ट था, यानी कि इससे बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसकी कल्टीवेशन बेस भी इससे ज्यादा थी। लेकिन फिर भी ये लड़का उस असैसिन के हाथ से जिंदा कैसे निकला है? इसने उस असैसिन को भी मार दिया, ये तो होना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोगों ने पर्सनली उस असैसिन को चूज किया था क्योंकि हमें पता था कि ये अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हरा सकता है। इसी वजह से हमने इससे भी ज्यादा पावरफुल बंदे को असैसिन बनाकर इसे मारने के लिए भेजा था। जिस तरह इसने उस असैसिन की जान ली है, मुझे यहाँ पर मेरे इंस्टिंक्ट्स बता रही है कि मेरे बेटे की जान भी इसी लड़के ने ली है। ये वहाँ से वापस आया होगा सिटी में और आने के बाद इसने मेरे बेटे की जान ली होगी और साथ में टैंकिंग और यूजिंग को भी मारा होगा। हमारा जुंजी मास्टर चैंग से कहता है मास्टर चैंग लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर हमें छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, तो तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? तो मास्टर अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं लू जुन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस सब के अंदर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। लास्ट टाइम भी तुम अपने आप को बचाकर बाहर निकल गए थे, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। यहाँ पर अपने बेटे की मौत के बदले में तुम्हारी जान मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने बेटे के बदले में जान चाहिए। ये उसे कहता है अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो फिर आकर ले लो, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर आ जाओ, आकर मार कर दिखाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मास्टर चैंग होते हैं, दूसरी तरफ हमारा जुंजी अपनी ब्लैक होल स्वर्ड के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं, मास्टर की भी जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आते हैं और इन तीनों की तलवारें जैसी आपस में टकराने लगती हैं। उसी वक्त वहाँ पर पनिशमेंट हाल के लीडर फैन वूजी के छोटे भाई वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद उनसे कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वर्ड पवेलियन के अंदर यहाँ पर हमारे मेन हाल के अंदर खड़े होकर फाइट करने की? सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। उसके वहाँ पर आने के बाद सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कोर्ट मास्टर हम लोग आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ ही मास्टर की वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कोर्ट मास्टर हम लोग यहाँ पर बेकार में फाइट नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के से अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इस लड़के ने हमारे बच्चों की जान ली है। मास्टर चैंग के बेटे और साथ में मेरे बेटे की जान ले ली। लास्ट नाइट ये सब कुछ हुआ था और ये सब कुछ इसी कमीने लू जुन ने किया है। कि हमारे पास इस बात का ये सबूत है, क्योंकि लास्ट नाइट ये भी यहाँ पर मिसिंग था। इसके स्टूडेंट्स लास्ट नाइट यहाँ पर वापस पहुंचे हैं, लेकिन इन लोगों को भी नहीं पता कि इनका मास्टर कहाँ पर था। तो इस बात का एक ही मतलब हो सकता है कि लास्ट नाइट ये यहाँ पर शहर के अंदर आया होगा, पर हमारे बच्चे थे वहाँ पर आया और इसने वहाँ पर घुसकर हमारे बच्चों की जान ली और उसके बाद वापस बाहर चला गया और वहाँ से वापस आने का आज नाटक कर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ से हमारे जुंजी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर अपनी दलीलें दे रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारे स्वर्ड मास्टर लू जुन वैली ऑफ डेथ के अंदर फंस गए थे, वहाँ पर उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर इनका रास्ता ब्लॉक हुआ था। इसी वजह से ये सिटी में वापस नहीं आ पाए और हमारे साथ यहाँ पर नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि वो मिसिंग हो गए हैं। यहाँ पर उनके ऊपर हमें ये इल्जाम लगा रहे हो कि वो यहाँ पर शहर में आकर तुम्हारे बेटू की जान ले गया। ये सब कुछ तुम्हारे स्वर्ड मास्टर लू जुन की टॉलरेंस बिहेवियर है, यानी कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ये दोनों स्वर्ड मास्टर कब से उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और अब तक तो ये लोग मर चुके होते। मास्टर चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने अभी अभी क्या बकवास की, तुम सभी स्टूडेंट्स हो लेकिन तुम्हारी जुबानें बहुत ज्यादा तेज चलती है, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और मास्टर फिर से चलाकर उन सबको से कहता है बस करो बहुत हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ लेकिन तुम सभी लोग फिर से यहाँ पर बहस कर रहे हो। उसे कहते हैं तो तुम्हारे ये जो भी मसला है ये सारे का सारा मसला पनिशमेंट हाल वाले अब हैंडल करेंगे, तो तुम्हारा केस हमारे पनिशमेंट हाल में चलेगा। जब तक हम लोग यहाँ पर कोई फैसला नहीं सुना देते तब तक तुम सभी लोग आपस में कोई भी फाइट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोहिबिट कर रहा हूँ कि तुम लोग आपस में ना तो फाइट कर सकते हो, ना ही किसी की जान ले सकते हो, ना ही आपस में झगड़ सकते हो। ये आगे बढ़ता है और उसे कहता है कोर्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने डिसाइपल्स के साथ अब वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि इनमें से काफी सारे जख्मी है, तो मुझे जाकर इनको टेंड करना है। जैसे ही आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। जी अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। तो मास्टर चैंग कहते हैं लू जुन तुम इतनी आसानी के साथ तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मेरे बेटे की जान गई है। मास्टर चैंग से कहते हैं अब जबकि हमारे ग्रैंड मास्टर भी इस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस लड़के को रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का हमारे लिए काफी बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस लड़के के निपट पाना। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस लड़के से निपटना होगा। तो ये दोनों मास्टर जब वापस अपने
हाल में आते हैं तो मास्टर की कियामा वहाँ पर पहले से मौजूद होती है। तो वो उनसे कहते हैं मास्टर किन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मास्टर किन उनसे कहते हैं मुझे जैसे ही तुम दोनों के बेटों की मौत के बारे में पता चला मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर आ गया। पर हमारा जो प्लान था वो तो बिल्कुल परफेक्ट था, फिर हमारा प्लान फेल कैसे हो गया, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मास्टर चैंग उसे कहते हैं मुझे इस बारे में खुद भी समझ नहीं आ रही, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। मास्टर की उसे कहते हैं क्या तुम बस इसी तरह गिव अप करने वाले हो, हम दोनों के बेटों की जान गई है, क्या हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। मास्टर चैंग उसे कहते हैं हम लोग जरूर करेंगे, अभी उस कातिल को ढूंढना है जिसने मेरे बेटे की जान ली है, और अगर वो लूजन हुआ तो उसके बाद मैं उसे अपने हाथों के साथ मारूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 170 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।